हे नीट एस्पिरेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE एंड नीट चैनल, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां आपको मिलता है 100% फ्री एजुकेशन। मैं हूं आयुषी, आपकी नीट फैकल्टी, और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर। तो मैं तो बहुत ही एक्साइटेड हूं, आई होप आप लोग भी बहुत एक्साइटेड हैं। आप ही की तरफ से कमेंट्स आ रहे थे कि नया चैप्टर स्टार्ट करो, एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टार्ट करो, तो भाई लो कर दिया, ठीक है। और काफी दिन हो गए थे बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ते पढ़ते, और लेकिन दिन तो हो गए हैं, हमने प्रैक्टिस भी तगड़ी करी है, तो आई होप कि वो वाला चैप्टर आपका अब रेडी है, ठीक है। अब हम प्रोसीड करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर के साथ, ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, नीट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करते हैं तो भाई देखो, ये वो चैप्टर है जो कि हर साल पूछा जाता है। मतलब अब क्वेश्चंस ऐसे नहीं है कि बिल्कुल ही स्किप कर दिए, इस क्वेश्चन से आ ही नहीं रहे, नहीं। एनालिसिस के हिसाब से देखो, कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जिनसे 3 से 4 क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, ये तो भाई वो VIP चैप्टर्स हैं। लेकिन कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जिनसे 1 से 2 क्वेश्चंस तो भाई आते ही आते हैं, ठीक है। 1 से 2 क्वेश्चंस तो पूछे ही पूछे जाते हैं। तो अब इस केस में हम क्या करेंगे? क्या हम इसको मिस कर सकते हैं? क्या हम अफोर्ड कर सकते हैं इस चैप्टर को मिस करना? नहीं। जहां से भी ये 2 वाला फिगर आ गया ना, मतलब ये तो हमें करना ही करना है, वी कैन नॉट स्किप इट, ठीक है। तो अब स्टार्ट करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर, और आज हम क्या क्या कवर करेंगे? आज थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखेंगे, ओवरव्यू, कि किस तरह से डेवलपमेंटल स्टडीज हुई, मतलब एटम का स्ट्रक्चर जानने के लिए क्या सबसे पहला एक्सपेरिमेंट हुआ था और क्या सबसे फाइनल एक्सपेरिमेंट हुआ था, ठीक है। ओवरव्यू में हम ये देख लेंगे। उसके बाद फिर हम स्टडी करेंगे स्टार्टिंग से, एक एक फंडामेंटल पार्टिकल की डिस्कवरी कैसे हुई है, ठीक है, किस तरह से क्या एक्सपेरिमेंट्स हुए, क्या मॉडल्स थे, ये सारी चीजें हम स्टडी करेंगे। तो आज का है टॉपिक कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। क्या आप बता सकते हो कि कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट किस पार्टिकल की डिस्कवरी के लिए किया गया था, या फिर इस एक्सपेरिमेंट से कौन सा पार्टिकल डिस्कवर हुआ था, कौन सा सब एटॉमिक पार्टिकल डिस्कवर हुआ था, ठीक है। कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएंगे। उसके बाद फिर है मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। तो ये सारी चीजें हम कवर करेंगे आज के लेक्चर में। पहली चीज ओवरव्यू, दूसरी चीज कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट, और तीसरा है मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। अच्छा, अब ये भी बता दो कि मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट जो है ये क्या रिजल्ट देता है हमें, या ये जो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था इससे क्या रिजल्ट मिला था, क्या ढूंढने के लिए एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था। कमेंट बॉक्स में बताएंगे दोनों चीजों के आंसर्स, ठीक है। चलिए अब हम स्टार्ट करेंगे हमारे लेक्चर के साथ, और थोड़ा सा नीट मॉड्यूल आप देख लो। सबसे पहली चीज, जैसा कि आप पता है ऑलरेडी, टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन वीडियोस मिलते जाते हैं आपको। एक चैप्टर हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है, तो आपको पता है कि हम किस तरह से प्रोसीड करते हैं हर एक चैप्टर के साथ, ठीक है। तो सबसे पहली चीज आपको जो मिलती है वो है भाई टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन वीडियोस, जिसमें हम अपनी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग की बात करते हैं। जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं सारे वो सब पढ़ लेते हैं, जितने भी फॉर्मूलाज हैं वो सब पढ़ लेते हैं, है ना। मतलब इस तरह से हमारा चैप्टर पूरा डेवलप होता चला जाता है। उसके बाद एक बार हमने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया तो क्वेश्चंस लगाना उसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि एग्जाम जो फाइनल हम देने जा रहे हैं, जो हमारा नीट एग्जाम है, उसमें हमसे कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। अब जब हमने कॉन्सेप्ट सीख लिया है तो उसको अप्लाई करना भी तो आना चाहिए भाई, और ये चीज कब होगी? जब हम उससे से ज्यादा क्वेश्चंस लगा लेंगे, या कोई पर्टिकुलर टॉपिक जिसमें कोई पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट लग रहा है उससे ज्यादा क्वेश्चंस लगा लेंगे, ठीक है। अच्छा, काफी स्टूडेंट्स ये करते हैं कि कॉन्सेप्ट तो पढ़ लिया और क्वेश्चंस उसके छोड़ दिए, तब तक आपका वो कॉन्सेप्ट रेडी नहीं हो पाएगा बेटा। मतलब आपको करना ही पड़ेगा उसके क्वेश्चंस, तभी आप कह सकते हो कि हाँ अब ये चीज मेरी क्लियर है। क्योंकि क्या होता है ना कि जब हम अप्लाई करने जाते हैं चीजें, तो काफी सारी ऐसी मिस्टेक्स हम कर देते हैं जो कि एग्जाम डे पर होंगी, अगर आपने अभी प्रेपरेटरी फेज में उनको क्लियर नहीं किया तो, ठीक है। क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट पढ़ लोगे और उसके क्वेश्चंस नहीं लगाओगे, डायरेक्ट एग्जाम डे पर जाकर क्वेश्चन फेस करोगे, तो बिल्कुल 100% चांस है कि आप मिस्टेक करने वाले हो।
क्या तो कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाएगी, या फिर कुछ फॉर्मूलाज ऐसे होते हैं जिनको हम एक तरीके से सॉल्व करते हैं, जिनके साथ एक तरीके से प्रोसीड करते हैं, ठीक है, एक कुछ रूल होता है। तो ये सारी चीजें अगर आप अभी अपनी प्रेपरेशन फेज में नहीं क्लियर करते हो, नहीं इसका कैश क्लियर करते जाते हो, तो फिर क्या होगा, एग्जाम वाले दिन गलती हो जाएगी। और क्या गलती करने जा रहे हैं एग्जाम वाले दिन, अरे भाई सिलेक्शन लेने जा रहे हैं, सारी गलतियां अभी कर लो, ठीक है। तो डीपीपीज, दूसरी चीज जो है डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, ये आपको इसीलिए दिए जाते हैं ताकि आप जो भी कॉन्सेप्ट है उसकी स्टडी कर ले, अच्छे से उसको अप्लाई करना सीख जाए यहीं के यहीं, ठीक है। ये आपको इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ मिलता है, ओके जो भी लेक्चर कवर किया है उससे रिलेटेड आपको पीडीएफ मिल जाएगा डीपीपीस का, ओके। फिर आपको अगर ये एक्सेस करना है, मान लीजिए अभी हम एटॉमिक स्ट्रक्चर कर रहे हैं लेकिन आपको लग रहा है कि यार बेसिक कॉन्सेप्ट्स में से मेरा कोई सा कुछ पर्टिकुलर टॉपिक अच्छे से रेडी नहीं है, तो आपको ढूंढना पड़ेगा वो वीडियो। लेकिन ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आपको क्या करना है, सीधे सीधे magnetbrains.com पर जाएंगे, अपना कोर्स सिलेक्ट करेंगे, आपके सामने पूरा का पूरा कोर्स आ जाएगा, जितने भी टॉपिक्स हमने कवर किए हैं उसमें जितने भी डीपीपीस प्रेजेंट हैं, डीपीपी सॉल्यूशंस प्रेजेंट हैं, ये सारी चीजें आपको मिल जाने वाली है, ठीक है। एक ही जगह पर कहीं कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं है। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि magnetbrains.com पर जब आप जाओगे तो आपको सभी कुछ सीक्वेंशियली अरेंज मिल जाएगा, और इस चीज से आपकी एक बहुत ज्यादा हेल्प हो जाती है, आपको चीजें ढूंढनी नहीं पड़ती हैं, ठीक है। चलो अगली चीज जो है भाई, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम सॉल्यूशन वीडियोस, मतलब डीपीपीज जो आपको प्रोवाइड किए गए हैं जिसमें क्वेश्चंस हैं, उसके सॉल्यूशन वीडियोस आपको नेक्स्ट डे मिल जाते हैं। अब नेक्स्ट डे मिलने का क्या मतलब है कि पहले हम जा रहे हैं, आप उनको खुद से सॉल्व करो और फिर फाइनली क्या आप सॉल्यूशंस रेफर कर लो, ठीक है। तो ये इतना एक पैटर्न हो गया। इसके बाद चैप्टर वाइज एमसीक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वीडियोस। अब जैसा लास्ट चैप्टर में हमने किया था कि काफी सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस किए थे और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी किए थे बहुत सारे, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एनालिसिस बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। किसी भी चैप्टर के लिए ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वीडियो सीरीज हम हर चैप्टर के बाद करेंगे, ठीक है। क्यों? ताकि आप एनालाइज कर पाए भाई कि पिछले गए सालों में किस तरह के क्वेश्चंस हमसे पूछे गए हैं उस चैप्टर से, ठीक है। तो अगर ये एनालिसिस आप कर लेते हो और फिर उसी को ज्यादा बिल्ड करते हो, उसी को प्रैक्टिस करते हो, तो भाई यू आर नियर टू राइट प्रिपरेशन, मतलब आपकी फिर प्रिपरेशन सही चल रही है। और यही सही तरीका है, पता है। सबसे पहले आप अपना कॉन्सेप्ट पढ़ लो, उसके बाद फिर उसके क्वेश्चंस लगा लो, देख लो क्या बन रहा है, नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है, दोबारा करो, दोबारा लेक्चर रेफर कर लो, ठीक है। उसके बाद फिर अपनी एनालिसिस करो, सोल्यूशन वीडियोस से आपकी एनालिसिस हो जाएगी। फाइनली हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगाएंगे और फिर हम जाएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर। डायरेक्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर जाने का सेंस नहीं है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जिस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो हम इतने पोर्शन में कवर कर लेते हैं, ठीक है। फिर आप बाद में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे जाएंगे तो फिर आपकी बहुत अच्छी हेल्प हो जाएगी, आपसे चीजें बनेंगी। चीजें बनती है ना तो एक अंदर से कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ भाई बन रहा है, मतलब सही जा रही है तैयारी। एक वो कॉन्फिडेंस होना भी तो जरूरी है कि नहीं हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं यार, ठीक है। तो ये बात होती है। ये चीजें इसीलिए आपके लिए डिजाइन की गई हैं ताकि आपको एक सेंस ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस आए कि आप जो मेन एग्जाम देने जा रहे हो आप उसके लिए पूरी तरह से तैयार हो, ठीक है। इतनी बात। चलो अगली चीज है डाउट सॉल्विंग सेशन। आपके लिए टाइम रहते हैं ये रेगुलरली, आप हमसे अपने क्वेश्चंस आप हम तक पहुंचा सकते हो और फिर एक डाउट सॉल्विंग सेशन हो जाता है जिसमें आपके सारे डाउट्स ले आते हैं हम और उनको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। इससे टू वे इंटरेक्शन बना रहता है, आपको भी नहीं लगता है कि यार क्या है, एक ही तरफ से प्रिपरेशन चल रही है। अगर हमारे मन में कोई डाउट है तो फिर कैसे पूछें, बिल्कुल आप वो चीज़ भी कर सकते हो, उस चीज़ के लिए भी सोल्यूशन है भाई, ठीक है। चलिए अगली चीज़, वीकली टेस्ट पेपर चैप्टर वाइज फिर जो आता है वो है गाइडेंस अबाउट पेपर पैटर्न। आप जो एग्जाम देने जा रहे हो उसका पैटर्न क्या है, किस तरह के लाइक कितने सेक्शंस हैं और कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हमसे, क्लियर बात है। क्या मार्क्स हैं जो एक क्वेश्चन कैरी करता है, क्या कोई नेगेटिव मार्किंग है या नहीं, पेन पेपर मोड है, ऑनलाइन मोड है, ऑफलाइन क्या है, ये सारी चीज़ें हम आपको बता देते हैं, ठीक है। चलो अगली चीज़ है स्ट्रेस मैनेजमेंट सेशंस। इस तरह के सेशंस ले लिए जाते हैं बीच बीच में क्योंकि आप भाई अपनी
प्रेपरेशन फेज में हो, इतना सारा कुछ पढ़ना है, जाहिर सी बात है कि हाँ ठीक है स्ट्रेस होगा, सही बात है, लगता है, वो चीज़ बहुत नेचुरल है, ठीक है। बस हमें क्या करना है, इस चीज़ को ओवरकम करना है और थ्रू आउट द प्रेपरेशन मोटिवेटेड रहना है, ठीक है। चलिए अगली चीज़, ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलेटेड टू द एग्जामिनेशन। अगर आपका जो एनटीए कंडक्टिंग बॉडी है वो कोई किसी तरह का चेंज अपडेट करता है कि भाई पेपर पैटर्न में ये चेंज आया है, जैसा कि अभी रिसेंटली हुआ था कोविड के टाइम पर, ठीक है, जो एग्जाम्स हो रहे थे, या फिर एग्जाम पोस्टपोन हो गया, या एग्जाम की डेट आने वाली है बस, या एप्लीकेशन विंडो अब ओपन होगी, रिवाइज्ड डेट आ रही है, करेक्शन विंडो अब ओपन होगी, ये सारी चीजें आप तक पहुंचा दी जाती हैं, ठीक है। चलिए अगली चीज है चैप्टर वाइज वन शॉट रिविजन। वन शॉट रिविजन में हम क्या करते हैं भाई, पूरा चैप्टर एक साथ पकड़ के कवर कर लेते हैं, ठीक है। तो वन शॉट रिविजन में आपकी ये चीजें हो जाएंगी, और ये एक रिवीजन है ना, ऑल्दो हम पूरा चैप्टर एक बार में कवर कर ले रहे हैं, लेकिन इसमें हम सिर्फ उन चीज़ों पर स्ट्रेस करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत तगड़ी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट वन शॉट वीडियोस देखोगे और आपको सब समझ आ जाएगा, आपको पहले ये लेक्चर्स देखने पड़ेंगे, फिर जाकर यहाँ पर जाना, तब आपको चीज़ें समझ आएंगी। क्लियर बात है इतनी? चलिए फिर अगली चीज़ है ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। तो भाई जितने टेस्ट दोगे उतना ज़्यादा अच्छा है, मॉक टेस्ट जितने ज़्यादा उतनी बेहतर प्रेपरेशन, उतना वी आर मूविंग क्लोजर टूवर्ड्स आवर सिलेक्शन। क्लियर बात है इतनी? चलिए ठीक है, तो ये है आपका नीट कोर्स मॉड्यूल, और ये आपके तीनों ही सब्जेक्ट्स के लिए यूनिवर्सली डिजाइंड है, बीईटी ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तीनों के लिए। क्लियर है? चलिए ठीक है, अब फाइनली स्टार्ट करते हैं चैप्टर। और पहली चीज़ है कि जान लेते हैं इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं, या फिर इस चैप्टर की किस तरह से डेवलपमेंट हुई। ये जो एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर है, इसमें आपको पूरी हिस्ट्री दे दी गई है कि जो एटम का स्ट्रक्चर फाइनल एक्सेप्टेड, प्रेजेंट डे में जो एटम का एक्सेप्टेड स्ट्रक्चर है वो कैसे आया वहाँ तक। भाई किसी भी चीज़ को एक फाइनल शेप देने के लिए पहले बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, ठीक है। फिर उसमें से बाकी सारे साइंटिस्ट कुछ वी कैन से ड्रॉबैक्स निकालते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं जिनको वो पूरा ब्रश अप करते हुए कॉन्सेप्ट हमारा बनता है पूरा, उसके बाद फिर एक फाइनल शेप मिलता है किसी भी चीज़ को, ठीक है। ये चीज़ है, ये बातें हैं। तो ओवरव्यू में हम देख लेते हैं कि कहाँ से कहाँ तक पहुँचे हम, और फिर फाइनली स्टार्ट करेंगे कि एक एक फंडामेंटल पार्टिकल की डिस्कवरी कैसे हुई, ठीक है। अच्छा, एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ने जा रहे हैं, तो थोड़ा सा आप मुझे बताओगे कि एटम से क्या समझते हो। देखो इतनी चीज़ें तो पता है ना, एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर, ये सारी चीज़ें तो पता है, चलो ठीक है। अब द एटॉमिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैटर वॉज पुट फॉर्थ बाय जॉन डाल्टन। एटॉमिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैटर, मैटर एटम से बना है, किसने बताया था? जॉन डाल्टन ने अपनी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर में हमने कवर की थी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, उसके बाद हमने मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी भी कवर की थी कि भाई और क्या चेंजेस आए, मतलब क्या डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी पूरी तरह से सही थी? नहीं, उसमें कुछ कुछ चेंजेस आए। वही मैं बोल रही हूँ ना कि अगर मान लो कि एटम का एक स्ट्रक्चर दे दिया है, फिर बाकी सारे साइंटिस्ट उस पर स्टडी करेंगे, फिर उनको कुछ नया ऑब्जर्वेशन अगर मिला, क्योंकि हर बार देखो कोई भी एक्सपेरिमेंटल चीज होती है या कोई भी साइंटिफिक स्टडी चल रही होती है ना, उसमें कुछ ना कुछ नया हमेशा मिलता है हर एक स्टेप पर, ठीक है। और वो ऐसा मिलता है कि फर्दर वी आर गोइंग डीपर इनटू द कॉन्सेप्ट, ठीक है। इस तरह से हम बहुत क्लोज जाते हैं चीजों के करेक्टनेस की तरफ, ठीक है। तो ये एक तरीका होता है। सिमिलरली एटम का जो स्ट्रक्चर है वो भी एक बार में नहीं बता दिया गया था, काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें थी कि पहले कुछ बताया, फिर उसमें कुछ चेंजेस हुए, फिर कुछ और बना, फिर उसके बाद वापस से चेंजेस हुए। साइंटिस्ट आते गए, अपनी स्टडी करते गए और अपना कंट्रीब्यूशन देते गए एटम के स्ट्रक्चर के लिए कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा, ऐसा नहीं ऐसा। ये सब बातें करने वाले हैं इस चैप्टर में, ठीक है, जानना बहुत ज़रूरी है। चलो, तो एटॉमिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैटर आगे शुरुआत किसने की? पुट फोर्थ मतलब शुरुआत किसने की? किसी भी चीज़ की शुरुआत होती है भाई, फाउंडेशन बिल्ड किया जाता है, किसी के दिमाग में आता है कि अरे यार ये क्या है, इसकी क्यों ना स्टडी करी जाए, ये सारी चीज़ें। तो सबसे पहले जो इंसान थे वो हमारे सर जॉन डाल्टन थे, ठीक है। चलिए अगली चीज़, उन्हें क्या लगता था? ही कंसिडर्ड एटम्स एज स्ट्रक्चरलेस इंडिविजिबल पार्टिकल्स, जैसा कि उनकी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में भी पोस्टुलेट है कि जो एटम है भाई वो बिल्कुल स्ट्रक्चरलेस है और इनडिविजिबल है, इनडिविजिबल पार्टिकल है। ये चीज मॉडर्न थ्योरी में करेक्ट हुई थी ना,
एटम को उन्होंने इंडिविजिबल मान लिया था, उन्होंने बोला था कि एटम ही भाई स्मॉलेस्ट एंटिटी है, ठीक है, और उसको हम फर्दर सब डिवाइड नहीं कर सकते, ऐसा डाल्टन साहब ने बोला था। तो इनर स्ट्रक्चर ऑफ एटम वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय रदरफोर्ड। फिर आए रदरफोर्ड साहब, देखो यहाँ पर इन्होंने कब बताया था, 1808 में, उसके जस्ट आप समझो 100 साल बाद डिस्कवरी हुई है इनर स्ट्रक्चर की, या मतलब एक ऐसा कॉन्सेप्ट आया है कि भाई इंडिविजिबल बोल रहे, क्यों ना इस चीज को क्रॉस चेक किया जाए, ठीक है। तो 1911 में रदरफोर्ड साहब आए और इन्होंने इनर स्ट्रक्चर ऑफ एटम दिया, ठीक है। तो इनर स्ट्रक्चर ऑफ एटम वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय रदरफोर्ड। ओके, कॉन्सेप्ट की एटॉमिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैटर की मैटर एटम से बना हुआ है, ये डाल्टन साहब ने दिया था। अब इन्होंने एटम तक पहुंचा दिया, अब एटम के अंदर कौन पहुंचाएगा, तो रदरफोर्ड साहब ने अंदर पहुंचा दिया भाई, इनर स्ट्रक्चर बता दिया उसका, ठीक है। चलो आगे देखेंगे। ऑन द बेसिस, ये जो इन्होंने इनर स्ट्रक्चर बताया था, ऐसे ही बोल दिया था क्या कि ये एटम है और इसके अंदर ये है, अरे कुछ तो एक्सपेरिमेंट किया होगा, तो वो क्या था, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ठीक है। अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था, जिससे इन्होंने इनर स्ट्रक्चर की एटम के अंदर कुछ तो है ये पता लगा लिया था, और वो भी हम आगे पढ़ने वाले हैं, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। आप सोचो कि इतना छोटा है एटम और उसके अंदर कुछ चीजें हैं, कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं जो उससे भी छोटे हैं, उनकी डिस्कवरी यार कैसे की होगी, मतलब इन साइंटिस्ट्स का, इन महान आत्माओं का क्या तो दिमाग होगा यार, मतलब कैसे ही कर लिया होगा, इतना छोटा एटम, उसके अंदर और छोटे छोटे पार्टिकल्स, उनकी डिस्कवरी करना मतलब नेक्स्ट लेवल थिंग, यही है साइंटिफिक डिस्कवरी, दिस इज द पावर ऑफ एनी साइंटिफिक डिस्कवरी, ठीक है। चलो देखते हैं क्या मिला इनको अपने अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से। ही फाउंड दैट द सेंट्रल पार्ट ऑफ एटम इज मैसिव, क्या कि जो एटम है, ठीक है, उसका जो सेंट्रल पार्ट है वो है भाई मैसिव, अच्छा खासा मास कैरी करने वाला, मैसिव कोई भी बॉडी है मतलब उसका कुछ मास है, गुड मास, ठीक है, एंड पॉजिटिवली चार्ज एंड इज कॉल्ड एज न्यूक्लियस। इन्होंने न्यूक्लियस का कॉन्सेप्ट बता दिया था। अब देखो यहाँ पर तो हम डायरेक्ट अल्फा पार्टिकल की बात करें, क्योंकि दिस इज द ओवरव्यू, ये हम ओवरव्यू स्टडी कर रहे हैं कि एक के बाद एक कैसे डेवलपमेंटल स्टडीज हुई, है ना, और इनकी डिटेलिंग हम अभी आगे कमिंग टॉपिक्स में पढ़ेंगे, ठीक है। चलो, तो इन्होंने बता दिया अपने अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से कि अगर ये एटम है तो एटम के बीच में यहाँ पर सेंट्रल पार्ट, बकायदा बोला है, लोकेशन बताइए कि सेंट्रल पार्ट में कुछ ऐसा मैसिव बॉडी है। See, he found that central part of the atom is massive. कुछ तो यहाँ पर ऐसा है जो कि पॉजिटिवली चार्ज्ड है, पॉजिटिवली चार्ज्ड है, इसका चार्ज भी बता दिया कि पॉजिटिवली चार्ज्ड है, ठीक है, और इसी को क्या बोल दिया, न्यूक्लियस। अब क्योंकि आई थिंक आप कुछ स्टूडेंट्स पढ़ चुके होंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो उनको पता होगा कि न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज क्यों होता है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दो, व्हाई इज अ न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज्ड। ये सारी फाउंडेशन की बातें हैं, मतलब बेसिक बातें हैं, आपको पता है, अगर आप 9th-10th में भी अच्छे से पढ़कर आए हो तो आपको ये चीजें पता होंगी। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएंगे व्हाई इज न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज्ड, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, तो रदरफोर्ड ने हमें क्या बता दिया कि एटम के बीच में कुछ ऐसा होता है जो कि पॉजिटिवली चार्ज है और बहुत ही मैसिव है, ठीक है। चलिए अगली चीज, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट क्या होता है, व्हाट डू यू मीन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, क्या समझते हैं हम एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट से। देखो अगर ये हमारा एटम है, ठीक है, उसके बीच में इसको क्या बोला भाई, न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये न्यूक्लियस के बाहर वाला जितना भी पोर्शन है ना, यानी कि ये वाला, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। न्यूक्लियस से बाहर वाला पोर्शन क्या है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। क्लियर बात है।
एक एक टर्म्स क्लियर करते चलेंगे। ये होता है भाई एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। अब आगे की बात क्या थी कि द एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट ऑफ एन एटम इज ऑक्यूपाइड बाय लाइट वेट नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स। फिर अभी तक हम कहां पर आए थे, कहां तक पहुंचे थे भाई, अभी तक हम पहुंचे थे न्यूक्लियस तक, ठीक है। डाल्टन साहब ने एटम का कॉन्सेप्ट दे दिया था और फिर हम पहुंचे थे न्यूक्लियस तक, ठीक है। और फिर उसके बाद न्यूक्लियस के बाद क्या पता चला कि जो न्यूक्लियस के आसपास का एरिया है उसमें क्या है भाई, कुछ नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज हैं जिन्हें हम इलेक्ट्रॉन्स बोल रहे हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन तक पहुंचे। देखो, द एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट ऑफ एन एटम इज ऑक्यूपाइड बाय लाइट वेट, बहुत ही हल्का मास, नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ्स। देखो एक एक जो स्टेटमेंट है ना, रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ्स, ये भी बता दिया, पाथ भी बता दिया कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो न्यूक्लियस के अराउंड हैं, आसपास हैं, ये सर्कुलर पाथ्स में रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, सर्कुलर पाथ्स में रिवॉल्व कर रहे हैं। अभी ये बहुत ब्रीफ बातें चल रही हैं, इनको और हमें डीपली स्टडी करना है, ठीक है। अभी बिल्कुल ओवरव्यू चल रहा है कि किस तरह से डेवलपमेंट हुई है एटॉमिक स्ट्रक्चर की, तो आपको भी एक आइडिया हो जाएगा कि चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। क्लियर बात है? चलो, तो यहां तक हो गई बात। टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम, अब एटम की स्टेबिलिटी एक्सप्लेन करनी थी क्योंकि एटम अपने आप में स्टेबल है भाई, लेकिन कैसे स्टेबल है ये भी एक्सप्लेन करना था। तो ये किसने बताया? नील बोर। इन्होंने आइडिया दिया ऑर्बिट्स का भाई। ऑर्बिट्स क्या होते हैं? शेल्स या एनर्जी लेवल्स which were well defined circular paths, इन्हीं को बोलते हैं ऑर्बिट्स, in which electrons revolve without radiating energy। देखो जब हम आगे पढ़ेंगे ना, आगे आगे पढ़ते जाएंगे, आई थिंक रदरफोर्ड्स के बाद में, रदरफोर्ड का जो स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है उसका ये एक ड्रॉबैक था कि वो स्टेबिलिटी एटम की नहीं एक्सप्लेन कर पाए थे, एटम किस तरह से स्टेबल है वो नहीं बता पाए थे, ठीक है। तो आगे फिर आया बोहर मॉडल ऑफ एटम। बोहर मॉडल ऑफ एटम आया जिन्होंने एक्सप्लेन की स्टेबिलिटी ऑफ एटम कैसे, उन्होंने बताया कि नील बोर ने बताया कि जो ऑर्बिट्स हैं या शेल्स हैं या एनर्जी लेवल्स हैं वो क्या है, एक वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ्स हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं विदाउट रेडिएटिंग एनर्जी। अब देखो ऐसा होता है कि एक जनरल कॉन्सेप्ट कोई भी बता देगा, किसी एक छोटे से बच्चे से भी पूछ लो कि अगर कोई चीज कंटिन्यूसली चल रही है तो वो थकेगी ना, उसका एनर्जी लॉस होगा ना। तो इलेक्ट्रॉन भी तो कंटिन्यूसली रिवॉल्व ही कर रहा है अराउंड द सर्कुलर पाथ, अपने सर्कुलर पाथ में कंटिन्यूसली रिवॉल्व कर रहा है वो या नहीं कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि वो भी एनर्जी रेडिएट करेगा, उसकी भी एनर्जी लूज होगी, उसका भी एनर्जी लॉस होगा, ठीक है। तो जब एनर्जी लॉस होगा भाई, तो वो जो सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, बिकॉज उसका एनर्जी लॉस होता जाएगा, तो फिर वो अल्टीमेटली न्यूक्लियस में आकर के कोलैप्स कर जाएगा या फिर इट विल फॉल इनटू द न्यूक्लियस, ठीक है। इस तरह की कुछ बातें थी जो साइंटिस्ट्स ने करी थी जब रदरफोर्ड ने अपना क्या दिया था भाई, एटॉमिक मॉडल दिया था। देखो समझो इस चीज को कि ये मान लो हमारा एटम है, ठीक है, और ये सारी उसके इनर स्ट्रक्चर की ऑर्बिट्स हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, ये हमारा पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है। तो इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व कर रहा है अपनी ऑर्बिट में, रिस्पेक्टिव ऑर्बिट में, तो वो कंटिन्यूसली एनर्जी लूज कर रहा है, ऐसा बोला गया था। जब रदरफोर्ड ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया ना, तो बाकी साइंटिस्ट स्टडी तो करते हैं ना उसको कि भाई सही है या नहीं, कुछ हम अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं क्या फर्दर, जो एटम के स्ट्रक्चर को और स्पेसिफिक कर देगा। तो ऐसी ड्रॉबैक निकल कर आया एक कि वो एटम की स्टेबिलिटी तो आप एक्सप्लेन ही नहीं कर रहे हो। अब एटम की स्टेबिलिटी एक्सप्लेन नहीं कर रहे हो कैसे, कि ये इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है ऑर्बिट में, सिंस ये मोशन में है तो ये तो अपनी एनर्जी लूज करेगा ना। हम भी अगर मोशन में होते हैं, चलते जाते हैं, अब बिना खाए पिए चलते जाओ, देखो आपकी एनर्जी कम होगी या नहीं, थकोगे या नहीं, है ना, ठीक है। तो यही चीज बोली थी, एक साइंटिस्ट थे उन्होंने, और जब इसकी एनर्जी कम होगी तो ये अपनी ऑर्बिट छोटी छोटी करता जाएगा एंड अल्टीमेटली इट विल फॉल इनटू द न्यूक्लियस। इस तरह से कुछ बात की थी, ठीक है। लेकिन
अब ये अंदर आ गया मतलब स्टेबल नहीं है। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस, ऐसे तो सारे इलेक्ट्रॉन्स अपनी एनर्जी लूज करते करते और फिर न्यूक्लियस के अंदर आते जाएंगे, न्यूक्लियस में आ जाएंगे भाई, लेकिन क्या ऐसा होता है? नहीं होता है। तो ये चीज, ये कॉन्सेप्ट कि इसका किस तरह क्या सही है क्या गलत है, तो सही चीज इन्होंने बताई, नील बोर साहब ने बोला कि इलेक्ट्रॉन्स जो रिवॉल्व कर रहे हैं वो विदाउट रेडिएटिंग एनर्जी, एनर्जी रेडिएट किए बिना ही रिवॉल्व कर रहे हैं, ऐसा इन्होंने नील बोर ने कॉन्सेप्ट दिया। ठीक है, चलिए। ऑल्सो ओनली दोज ऑर्बिट्स आर अलाउड फॉर द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब ऑर्बिट्स तो बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स किस में रिवॉल्व करेंगे? इलेक्ट्रॉन्स सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करेंगे जिसमें जो एंगुलर मोमेंटम है भाई वो एक होल नंबर मल्टीपल है h/2π का। इसका जो रिजल्ट निकल कर आता है वो होता है mvr इज इक्वल टू nh/2π। ठीक है, ये n जो है बेटा होल नंबर के लिए स्टैंड करता है। अभी इस पॉइंट पर सिर्फ इसको देख लो, समझने की कोशिश मत करो, आगे हम अभी पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। क्या बोला कि जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, वो सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करेगा जिनका एंगुलर मोमेंटम क्या है? होल नंबर है h/2π का। ठीक है, इतना, सिर्फ इतना समझो। अभी कुछ भी नहीं समझ आ रहा होगा, आई एम श्योर, लेकिन सुन लो, बस सुन लो, समझ लो कि आगे ये सारी चीजें पढ़नी है हमें। ठीक है, चलो अगली चीज। डी ब्रोगली एंड हाइजेनबर्ग इंट्रोड्यूस्ड द आइडिया दैट इलेक्ट्रॉन्स हैव वेव एज वेल एज पार्टिकल नेचर। फिर अब जब इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी होगी, पता चल गया कि सर्कुलर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं, तो क्या हुआ आगे? बता दिया कि भाई इलेक्ट्रॉन सिर्फ ऐसे पार्टिकल नहीं है, वेव नेचर भी है उसका। फिर बात आ गई, देखो यहां पर अभी तक इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया है, अब इसके पार्टिकल नेचर और वेव नेचर पर बात आ गई, मतलब डुअल नेचर, पार्टिकल एंड वेव नेचर। मतलब ये क्या है भाई? डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। डुअल नेचर क्या होता है? डुअल मतलब क्या समझते हैं? दो तरह का नेचर है। ठीक है, डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सही बात है, इतनी यहां तक समझ पाए। सबसे पहले एटम का कॉन्सेप्ट डाल्टन साहब ने लाया, उसके बाद न्यूक्लियस का कॉन्सेप्ट रदरफोर्ड साहब ने दे दिया, उनके अंदर इनर स्टडीज कर ली, फिर इनर स्टडीज होती गई, इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुए, इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हो गए तो उनका नेचर भी डिस्कवर हो गया कि भाई पार्टिकल नेचर भी होता है, वेव नेचर भी होता है। ठीक है, यहाँ तक सही चल रही हैं चीजें, मजा आ रहा है, इंटरेस्टिंग लग रहा है। ऐसा नहीं लग रहा है कि हिस्ट्री पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री की। पीरियोडिक टेबल अभी पढ़ने जाएंगे ना, खैर आप लोगों ने तो पढ़ा होगा 10th में। पीरियोडिक टेबल में भी तो हम पहले उसकी हिस्ट्री पढ़ते थे, पहले डोबेनियट्राइड्स पढ़ा, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स पढ़ा। ठीक है, इस तरह से फिर मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल आया, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आया, प्रेजेंट डे वाला। तो किसी भी चीज को फाइनल फॉर्म मिलता है ना, तो पहले बहुत सारी स्टडीज की जाती हैं और उनमें फिर एक्सेप्शंस निकाले जाते हैं, बहुत सारी कमियां निकाली जाती है, उन कमियों को फिर नई डिस्कवरीज में भरा जाता है। ठीक है, ऐसे ही एटम के साथ भी चल रहा है। चलो अभी तक हमने क्या देखा भाई कि जो इलेक्ट्रॉन है उसका डुअल नेचर हो गया है, डुअल नेचर तक उसके आ गए। अब आगे देख, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू देम the path of an electron cannot be well defined as postulated by Bohr. Erwin Schrödinger combined de Broglie equation with classical equation of wave motion. ठीक है, फिर इसके बाद आगे और ज्यादा साइंटिस्ट ने स्टडी किया। देखो यहां पर क्या बोल दिया था, यहां पर कहां तक बात आ गई थी कि डी ब्रोगली और हाइसेनबर्ग ने दे दिया था डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि इलेक्ट्रॉन जो है वो वेव एज वेल एज पार्टिकल नेचर एग्जिबिट करता है। ठीक है, अब आगे इनके हिसाब से पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी वेल डिफाइंड। जैसा बोहर ने बोला था कि इलेक्ट्रॉन जो है सर्कुलर पाथ्स में रिवॉल्व करते हैं, लेकिन फिर आगे ये साइंटिस्ट इन्होंने स्टडी करी, इन्होंने अपना कॉन्सेप्ट दे दिया कि इनके हिसाब से क्या था कि इलेक्ट्रॉन का जो पाथ है उसको हम वेल डिफाइंड नहीं कह सकते कि हाँ भाई इस सर्कल में ही मूव कर रहा है, ऐसे करके नहीं बोल सकते, ऐसा इन्होंने बोला। फिर आगे क्या हुआ, फिर आए श्रोडिंगर, इन्होंने क्या किया, ही कंबाइंड डी ब्रोगली इक्वेशन। डी ब्रोगली इक्वेशन था, उन्होंने उसको क्लासिकल इक्वेशंस के साथ कंबाइन किया। ठीक है, फिर क्या पता चला, फ्रॉम दीज एंड अदर आइडियाज देन ही डिराइव्ड अ न्यू इक्वेशन कॉल्ड वेव इक्वेशन।
फिर वेव इक्वेशन निकल कर आया, या फिर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन टू डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम। ठीक है, ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन दिखने में बड़ा खतरनाक है भाई, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दे दिया था। क्लियर बात है। चलो उसके बाद Schrodinger's approach gave correct result for some properties where Bohr failed। अब बोहर का जो एटम था उसमें भी कुछ एक्सेप्शन लाइक कुछ तो ड्रॉबैक्स होंगे, कोई भी कॉन्सेप्ट 100% ट्रू तो नहीं होता है। ठीक है, हाँ हालांकि मैक्सिमम चीजें ट्रू होती है, लेकिन कुछ जो ड्रॉबैक्स होते हैं उन पर दूसरे साइंटिस्ट वर्क करते हैं। ठीक है, तो सिमिलरली फिर इन्होंने क्या किया कि कुछ ऐसे ड्रॉबैक्स जो बोहर के कॉन्सेप्ट में थे उनको क्लियर किया। फिर आगे द जनरल theoretical approach to understand atomic behavior developed by Bohr, Schrödinger and their associates have come to be known as the quantum mechanics or wave mechanics। आज जो हम पढ़ रहे हैं या आज एटम के स्ट्रक्चर को हम जिन टर्म्स में जान पा रहे हैं उसका फाउंडेशन भाई यही है, क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है, चलिए अब फिर से देखते हैं। जो द जनरल थ्योरेटिकल अप्रोच टू अंडरस्टैंड एटॉमिक बिहेवियर डेवलप्ड बाय बोहर श्रोडिंगर, मतलब सभी का क्यूमुलेटिव एफर्ट था ना भाई, ये सभी का मिला जुला एफर्ट था। बोहर साहब अगर यहाँ तक नहीं पहुँचते तो श्रोडिंगर क्या उस चीज़ को करेक्ट कर पाते? नहीं। तो इट इज़ अ क्यूमुलेटिव इफेक्ट। ये साइंटिफिक डिस्कवरीज जो होती हैं ये कंट्रीब्यूशन बहुत सारे साइंटिस्ट का होता है इस चीज़ में। ठीक है, तो सेम एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी यही था, और फाइनली जो चीज़ निकल कर आई उसको आज हम प्रेजेंट डे पर क्या जानते हैं? एज क्वांटम मैकेनिक्स या वेव मैकेनिक्स। ठीक है, एटम के बिहेवियर को स्टडी करता है। चलिए आगे, यहां तक हो गया हमारा क्या ओवरव्यू, हम चैप्टर में क्या क्या देखने वाले हैं। मजा आया, इंटरेस्टिंग लग रहा है। चलो अब स्टार्ट करेंगे फंडामेंटल पार्टिकल्स, एक एक फंडामेंटल पार्टिकल की स्टडी करेंगे। फंडामेंटल पार्टिकल्स क्या होते हैं, क्या समझते हो फंडामेंटल पार्टिकल्स के से? हमें पता चल गया है कि एटम जो है वो स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल तो नहीं है, उसके 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स। अब इनकी फर्दर डिस्कवरी हुई कैसे, जानेंगे। ठीक है, चलो देखो फंडामेंटल पार्टिकल्स अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी एटम्स वर रिगार्डेड एज स्ट्रक्चरलेस, कि एटम का कोई स्ट्रक्चर नहीं है। दूसरी चीज, उनको हार्ड स्फीयरिकल पार्टिकल्स बोला था which could not be further subdivided into more simpler particles। यहाँ तक चीजें हमें पता है डाल्टन की थ्योरी के हिसाब से। आगे देखो, however researches by Faraday, फिर साइंटिस्ट ने अपनी रिसर्चेस स्टार्ट करी, फराडे, क्रूक्स, जे थॉमसन and others on the electrical conductance of gases at very low pressure। ये जो है ना भाई, इसको मैं हाईलाइट करती हूँ, ठीक है, क्योंकि ये जो है स्टेटमेंट ये इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, क्या है उनकी स्टडी किस पर थी? द इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ऑफ गैसेस एट वेरी लो प्रेशर। क्या लगता है गैसेस कंडक्टिविटी प्रोवाइड करती हैं क्या? क्या गैसेस कंडक्टिंग इन नेचर होती हैं? भाई पीरियोडिक टेबल हमें पूरा पता है, पूरा सामने है, उसमें से कोई एक चीज जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है ना वो है मेटल्स। ठीक है, अब यहां पर तो गैसेस के कंडक्टेंस की बात कर रहे हैं, गैसेस तो नॉन मेटल्स होती हैं, गैसेस तो भाई नॉन मेटल्स होती हैं यार, ये कैसे कंडक्ट करेंगी? तो खुद से सोचो, अब टॉपिक कितना इंटरेस्टिंग बन गया कि अभी तक क्या पढ़ते आ रहे थे कि मेटल्स कंडक्ट करते हैं पूरे पीरियोडिक टेबल में, नॉन मेटल की कंडक्टेंस के बारे में तो सुना ही नहीं था। हाँ, वो एक ग्रेफाइट एक्सेप्शन था जिससे करंट लग जाता है, लेकिन गैसेस का कंडक्शन बहुत ही मतलब सोचने वाली चीज हो गई है। तो इन साइंटिस्ट ने ये सोच लिया था उस टाइम पर, फराडे, क्रूक्स, जे थॉमसन स्पेशली, तो इन्होंने फिर गैसेस के कंडक्टेंस की स्टडी करी। ठीक है, और किन कंडीशंस में स्टडी करी? गैसेस क्या नॉर्मली कंडक्ट करने लगेंगी इलेक्ट्रिसिटी? क्या लगता है आपको? यहाँ पर इतनी सारी ऑक्सीजन प्रेजेंट है, CO2 प्रेजेंट है, करंट क्यों नहीं लग रहा है हमें? अगर भाई ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है तो करंट लगना चाहिए ना, है कि नहीं? सीधी सी बात यही है, मतलब बेसिक अगर बहुत ही नॉर्मल सी बात करें तो आप खुद से सोचो कि गैसेस के कंडक्शन की स्टडी इन्होंने करी और फिर इन्हें कुछ नया मिला। तो देखते हैं, सी
हाँ, इन्होंने जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस स्टडी करी थी एट वेरी लो प्रेशर, ये जो है ये है बहुत ही तगड़ा कॉन्सेप्ट, एट वेरी लो प्रेशर। ये कंडीशनल था, गैसेस की स्टडी नॉर्मल प्रेशर, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशंस में नहीं करी थी, प्रेशर बहुत कम कर दिया था, 10 मिलीमीटर्स Hg कर दिया था, ठीक है, 10 मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी कॉलम, लो प्रेशर पर स्टडी किया था। एंड इस स्टडी ने शो किया है कि एटम 2 हैज अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, क्योंकि यहां से निकल कर आया था हमारा पहला सब एटॉमिक पार्टिकल, ठीक है। आगे देखते हैं, चलो। इट इज कंपोज्ड ऑफ स्टिल स्मॉलर पार्टिकल्स सच एज इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, एटम की बात हो रही है, और न्यूट्रिनो, मीजॉन, एंटी प्रोटॉन। जानते हो, कभी सुना है पहले, क्या ये शब्द जानते हो आप? अगर एक भी टर्म के बारे में पता है तो चलो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दो कि हाँ मैम न्यूट्रिनो ये होता है, मीजॉन्स ये होते हैं, एंटी प्रोटॉन ये होता है, एंटी न्यूट्रिनो ये होता है, ठीक है, पाई मीजॉन्स ये होते हैं, जल्दी से बताओ कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो एटम इज स्टिल कंपोज्ड ऑफ स्मॉलर पार्टिकल्स, जिन्हें हम इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स तो बोलते हैं, साथ ही साथ और भी पार्टिकल्स हैं, न्यूट्रिनो है, मीजॉन है, एंटी प्रोटॉन है, एंटी न्यूट्रिनो है, इतने सारे पार्टिकल्स, ठीक है। चलो, एट प्रेजेंट 35 डिफरेंट सब एटॉमिक पार्टिकल्स पता है हमें, 35 डिफरेंट सब एटॉमिक पार्टिकल्स। अब देखो, अगर हम बहुत ब्रॉडली स्टडी करें तो केवल 3 पता है, स्टैंडर्ड जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उसके अलावा बाकी इन टोटल 35, ठीक है। दे आर नोन एंड the 3 particles namely electron, protons and neutrons are regarded as the fundamental particles. इन्हें हम fundamental particles बोलते हैं, इन्हें हम fundamental particles बोलते हैं, ठीक है, electrons, protons and neutrons। क्यों? क्योंकि ये building blocks of the atom है, ठीक है। यहाँ तक डन, परफेक्ट, सही चल रही हैं चीजें, मजा आ रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं हम, ओके। अब आई भाई बात इलेक्ट्रॉन की। सबसे पहला सब एटॉमिक पार्टिकल जो डिस्कवर हुआ था वो था इलेक्ट्रॉन, ठीक है। किसने डिस्कवर किया था, क्या आपको पता है? चलो जल्दी से बताओ कमेंट सेक्शन में कि इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय डैश, क्या था साइंटिस्ट का नाम, ठीक है। चलो अगली चीज कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के लिए या इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्कवर हुआ था, इसके लिए जो एक्सपेरिमेंट था भाई वो था कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। क्या था एक्सपेरिमेंट का नाम? कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। अब इस नाम से हमें अगर कुछ समझना है तो क्या समझ सकते हैं कि कुछ ट्यूब टाइप का सेटअप होगा, पहली चीज। दूसरी चीज कैथोड रे, मतलब इसमें कैथोड रेस तो पक्का इन्वॉल्व, किसी तरह की रेस तो पक्का इन्वॉल्व है। चलो कैथोड छोड़ो, कैथोड क्या पता है? कैथोड क्या रिकॉल कर पा रहे हो आप कैथोड से? एक टर्मिनल होता है बैटरी का, ठीक है, क्या नेगेटिव टर्मिनल या पॉजिटिव टर्मिनल? नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। तो जो कैथोड है भाई वो इन्वॉल्व है इसके सेटअप में, और क्या इन्वॉल्व है? और ट्यूब टाइप का कुछ सेटअप है, ठीक है। तो हम कुछ पिक्चर कर पा रहे हैं, तो चलो सबसे पहले जो हम देखेंगे वो है इसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कि कैथोड रे ट्यूब एग्जैक्टली दिखता कैसा है, ठीक है। तो देखो कैथोड रे ट्यूब, ओके। चलो सबसे पहली चीज जो है इसमें वो है भाई कि ये एक ट्यूब जैसा दिखता है, तो ये मैंने क्या बना लिया? एक ट्यूब बना लिया। ये कुछ 0.5 हाफ मीटर का ट्यूब था, ओके। और अगली चीज क्या भाई? कैथोड, है ना, तो कैथोड भी लगाना पड़ेगा। ये मैंने एक कैथोड लगा दिया है, साथ ही साथ मैंने एक एनोड भी लगा दिया है, क्लियर है। और ये किससे कनेक्टेड है? ये कनेक्टेड है हमारी बैटरी से, क्लियर बात है इतनी? चलिए, सिंस बेटा इसको कैथोड बोल रहे हैं ना, तो ये नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होगा, इसको एनोड बोल रहे हैं तो ये जो है पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होगा, ठीक है। क्लियर है इतनी चीज? चलिए ओके।
ओके ठीक है, इसको मैंने क्या नाम दे दिया है, दिस इज कैथोड एंड व्हाट इज दिस, दिस इज एनोड। ये है हमारा ट्यूब। ओके चलो, ये है बेसिक सेटअप, जो सिंपलेस्ट सेटअप आप देख सकते हो वो ये है, ठीक है। कुछ भी कॉम्प्लेक्स नहीं समझना है कि इस लेवल पर एक्सपेरिमेंट हुआ है, इतनी डीपर स्टडीज करी गई हैं तो कुछ कॉम्प्लेक्स सा सेटअप होगा, नहीं। ये है आपके सामने सेटअप जिसमें हमने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कर दी थी, सोचो, ठीक है, क्लियर है। चलो, ये है हमारा कैथोड रे ट्यूब, ये बेसिक है, बिल्कुल बेसिक डिजाइन है इसकी। ये रहा कैथोड, ये रहा एनोड, यहाँ पर हमारा वी कैन से जहाँ से इसको पोटेंशियल मिलेगा वो है, क्लियर बात है। चलिए ओके, आगे देखते हैं। इलेक्ट्रॉन इज फंडामेंटल पार्टिकल डिस्कवर्ड बाय सर जे थॉमसन इन 1897। 1897 में इन्होंने डिस्कवर किया था, कैसे, बाय स्टडी ऑफ कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू गैसेस। जल्दी से अपने नोट्स में लिख लें, नोट्स कैसे बनाओगे। अब देखो यहाँ पर आप लोगों का काफी बार सवाल रहता है, मैम नोट्स कैसे, हाउ शुड वी मेक नोट्स। तो लेक्चर के बीच में भी कभी कभी आपको बता दिया जाता है कि किन चीजों को लिखना है, ठीक है। अब जे थॉमसन साइंटिस्ट है, ये चीज तो आप डायरेक्ट याद रखो ना यार, है ना, डायरेक्ट ये चीज याद रखो। यहाँ से जो नई चीज है पढ़ने के लिए, क्यों ना हम उस पर ज्यादा स्ट्रेस डालें। क्या आप जैसे कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो फर्स्ट स्टडी कर रहे हो, तो उसका फर्स्ट जो पॉइंट होगा वो ये नहीं होगा कि जे थॉमसन ने डिस्कवर किया, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। इसको हियर इटसेल्फ लर्न करो। देखो बहुत सारी चीजें ना माइंड में इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करो, क्योंकि आपको जब आप एमबीबीएस की स्टडीज करने जाओगे ना मेडिकल एंट्रेंस के लिए, या एमबीबीएस जब आप परस्यू करोगे, तो वहां पर बहुत भाई क्या क्या नहीं पढ़ना है, कितनी सारी चीजें पढ़नी है, कैसे दिमाग में इनकॉर्पोरेट करोगे उसको, अभी से आदत डालो, ठीक है। जब यहां पर आप प्रिपेयर्ड रहोगे तो वहां पर आपको दिक्कत नहीं आएगी, क्लियर बात है। चलिए आगे, तो फर्स्ट पॉइंट क्या होगा, जे थॉमसन ने डिस्कवर किया, ठीक है। कैसे डिस्कवर हुआ था, डिस्कवर्ड बाय स्टडी ऑफ कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू गैसेस। जो एक्सपेरिमेंट था वो क्या था, स्टडी ऑफ कंडक्शन, या सीधे स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन थ्रू गैसेस। ये हो गए हमारे इफेक्टिव नोट्स। ये क्या हो गए भाई, इफेक्टिव नोट्स, मतलब चीज भी समझ आ रही है और पॉइंट टू पॉइंट भी दिया हुआ है। अब इस तरह के जब आप नोट्स बनाएंगे ना इस पैटर्न में, और जब एग्जाम डे आने वाला होगा, आपको रिविजन करना होगा, तो फिर ये वाले नोट्स बहुत हेल्प करेंगे। फटाफट चीजें आप रिवाइज कर लोगे, विद इन अ मिनट एक टॉपिक रिवाइज कर लोगे, ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे चीज, विच गैसेस टेकन इन गैस डिस्चार्ज ट्यूब। तो ये जो भाई डिस्चार्ज ट्यूब था, आप इसको क्या बोल सकते हो, गैस डिस्चार्ज ट्यूब, ठीक है। दिस इज अ गैस डिस्चार्ज ट्यूब, इसमें अभी हम गैस भी फिल करेंगे, क्लियर है। चलो ओके, फिर से पढ़ेंगे ये वाली स्टेटमेंट को। इलेक्ट्रॉन इज अ फंडामेंटल पार्टिकल डिस्कवर्ड बाय सर जे थॉमसन ड्यूरिंग द स्टडी ऑफ कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू गैसेस। गैसेस किसमें ली थी, इन अ डिस्चार्ज ट्यूब, ठीक है। चलिए अगली चीज, अ गैस डिस्चार्ज ट्यूब इज अ हार्ड ग्लास ट्यूब। अब ये जो गैस डिस्चार्ज ट्यूब है हमारा, ये क्या है भाई, ये किससे बना है, क्या किसी मेटल से बना है, नहीं, इट इज अ हार्ड ग्लास ट्यूब, इट इज मेड अप ऑफ ग्लास, ग्लास ट्यूब है, ठीक है। चलिए ओके, फिर अबाउट 0.5 मीटर लॉन्ग, आधे मीटर का है, बहुत ज्यादा बड़ा भी नहीं है, आधे मीटर का है, फिटेड विथ 2 इलेक्ट्रोड्स। पहला इलेक्ट्रोड क्या, कैथोड, दूसरा एनोड, ठीक है। चलो अगली चीज, when a gas is taken in a discharge tube, फिर जब इस discharge tube में हम गैस फिल करते हैं ना, and a potential of about 10,000 volts is applied, important। अब अगली चीज क्या है, अगला जो पॉइंट आपका होगा वो क्या है, पोटेंशियल अप्लाइड
10,000 वोल्ट्स, ठीक है। पोटेंशियल क्या था भाई, 10,000 वोल्ट्स था। द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस आर मेड। तो मतलब क्या क्या बात हुई यहां तक अभी, कि ये जो हमारा गैस ट्यूब है, इसमें फिल कर दी थी गैस, ओके। और दूसरी चीज क्या, कि 10,000 का पोटेंशियल अप्लाई कर दिया था इनिशियली। अब जब ऐसा हमने किया तो कुछ बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि नॉर्मल कंडीशन है अभी। अच्छा, एक चीज गाइस, कि ये जो ग्लास ट्यूब है, इसमें एक हमने वैक्यूम पंप भी इनकॉर्पोरेट किया है। क्या इनकॉर्पोरेट किया है, वैक्यूम पंप। व्हाट इज दिस, वैक्यूम पंप। अब इसका क्या रोल है अभी समझते हैं, ठीक है। तो गैस थी फिल्ड, जैसे ही 10,000 वोल्ट का इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई किया, कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि ये तो नॉर्मल कंडीशंस है ना, नॉर्मल कंडीशंस है ना। हमने प्रेशर कुछ कम ज्यादा किया, टेम्परेचर का भी कुछ खास रोल नहीं था, बस 10,000 वोल्ट हमने डायरेक्टली दे दिया। अब अगली चीज जो हुई थी वो ये था, पहली कंडीशन जो थी कि प्रेशर लो किया था, ठीक है। क्या किया था, प्रेशर लो किया था। प्रेशर कैसे लो करेंगे, ये जो वैक्यूम पंप लगाया है ना, वैक्यूम पंप क्या करता है, सक्शन क्रिएट करता है। सक्शन क्रिएट होगा तो अंदर के जितने भी गैस मॉलिक्यूल्स हैं या एयर है, अंदर जितनी भी एयर है वो आ जाएगी बाहर। जो बाहर आ जाएगी वो, तो क्या होगा कि अंदर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाएगा, ठीक है। गैस मॉलिक्यूल्स अगर बाहर आ जाएंगे, हमने उनको थ्रू वैक्यूम पंप बाहर निकाल लिया, तो अंदर जो प्रेशर है अब वो लो हो गया। क्या अचीव हो गया, लो प्रेशर कंडीशन अब अचीव हो गई है, लो प्रेशर कंडीशन अचीव हो गई है, ठीक है। फिर से स्टडी करेंगे, चलो पहले देखते हैं। यहां तक क्लियर है कि जो गैस डिस्चार्ज ट्यूब लिया था वो 0.5 मीटर लॉन्ग था, उसमें 2 इलेक्ट्रोड्स फिट थे और उसमें हमने एक गैस फिल कर दी थी, ठीक है। फिर हमने पोटेंशियल अप्लाई किया था 10,000 वोल्ट का। क्लियर बात इतनी, चलो आगे देखो। तो इनिशियली जो चीज हुई, जैसा मैंने आपको बताया कि नो इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स एट ऑर्डिनरी प्रेशर। ऑर्डिनरी प्रेशर, भाई हमने कुछ प्रेशर के साथ, क्या मैंने आपको ऐसा कुछ बोला कि प्रेशर कम ज्यादा किया, नहीं, मैंने बताया कि आगे करेंगे, ठीक है। प्रेशर में कोई चेंज नहीं है, नॉर्मल कंडीशन में अभी हमने हमारा एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर लिया है, तो कुछ ऑब्जर्वेशन नहीं मिला। नो इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स एट ऑर्डिनरी प्रेशर, ठीक है। दिस इज बिकॉज गैसेस आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बताया था कि मेटल्स तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं भाई, ठीक है, हम समझ पा रहे हैं, लेकिन गैसेस, नॉन मेटल्स, दैट टू ग्रेफाइट की बात नहीं हो रही है, नॉन मेटल में भी गैसेस की ही बात हो रही है। गैसेस कैसे कंडक्ट करेंगी भाई इलेक्ट्रिसिटी, वही स्टडी कर रहे हैं यहाँ पर। अब अगली चीज, अगला जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझेंगे, ठीक है। ये जो है ना, ये है भाई चमत्कार, ऐसा समझ लो, क्योंकि भाई इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसी चमत्कार से कम थोड़ी है कि नहीं। कोई भी, अब समझो कि एटम, जो कि व्हाट इज इट, एटम पूरी जितना भी मैटर है सबको कंपोज कर रहा है यार, उसका सबसे पहला वो फर्दर किससे कंपोज्ड है, उसका क्या स्ट्रक्चर है, ये हमने इस पॉइंट से फिर समझ लिया। देखो, व्हेन मोस्ट ऑफ द एयर इज पम्प्ड आउट विद द हेल्प ऑफ वैक्यूम पंप, फिर हमने क्या किया, वैक्यूम पंप जो अभी लगाया था उससे पूरी एयर बाहर निकाल ली, और एंड प्रेशर इज लोअर टू अबाउट 10 टू द पावर -2 एटमॉस्फेयर, या फिर आप 10 मिलीमीटर Hg भी ले सकते हो। 1 मिलीमीटर टू 10 मिलीमीटर Hg इज अ रेंज, लेकिन समझना हो तो 10 टू द पावर -2 एटमॉस्फेयर प्रेशर कंडीशंस हो गई थी। तो अगला जो पॉइंट आप लिख सकते हो वो है प्रेशर 10 टू द पावर -2 एटमॉस्फेयर और 10 मिलीमीटर Hg। क्लियर है, ठीक है। चलिए अब यहां देखो, जब प्रेशर कम किया, ऑन लोअरिंग द प्रेशर, इलेक्ट्रिसिटी बिगिंस टू फ्लो, इलेक्ट्रिसिटी बिगिंस टू फ्लो एंड लाइट इज एमिटेड, और लाइट एमिट हुई, ठीक है। फिर जब हमने प्रेशर लो कर लिया तो यहां पर देखा कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है थ्रू द गैस।
अभी गैस कंडक्ट नहीं कर रही थी, लेकिन अब गैस भी कंडक्शन करने लगी है। बिल्कुल एकदम ड्रास्टिक चेंज देख रहे हो। एट लो प्रेशर गैस डिड नॉट कंडक्ट, ठीक है। देखो यहां इनिशियली क्या हुआ था, एट लो प्रेशर गैस डिड नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। सॉरी, नॉट लो प्रेशर गाइज, एट हाई प्रेशर या एट नॉर्मल प्रेशर। ओके, एक सेकेंड, एट नॉर्मल प्रेशर, एट नॉर्मल प्रेशर गैस डिड नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, बट फिर एट लो प्रेशर कंडक्शन ऑब्जर्व्ड इन गैस, ठीक है। कैसे ऑब्जर्व हुआ, क्योंकि हमने ऑब्जर्व किया कि एक लाइट फ्लैश कर रही है। कैसे, सी व्हेन अ गैस इज टेकन इन द डिस्चार्ज ट्यूब एंड पोटेंशियल ऑफ अबाउट 10,000 वोल्ट्स इज अप्लाइड ऑन लोअरिंग द प्रेशर, इलेक्ट्रिसिटी बिगिंस टू फ्लो एंड लाइट इज एमिटेड। जो हमारा कैथोड रे ट्यूब है वो भाई ग्लो करने लगा। क्या करने लगा, ग्लो करने लगा, ठीक है। तो कलर ऑफ लाइट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ गैस टेकन इन द डिस्चार्ज ट्यूब। अब जो भी ग्लो था वो किस तरह की हमने गैस ली है डिस्चार्ज ट्यूब में, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। अब जो नियॉन ट्यूब्स आजकल यूज हो रहे हैं, हमारी जो ट्यूब लाइट्स हैं या फिर कलर्ड लाइट्स हैं, उनमें क्या होता है, ऐसे ग्लास ट्यूब ले ली जाती है और उसमें कोई गैस फिल कर दी जाती है ना, यही तो होता है। आप बहुत ही प्रैक्टिकल बात करें तो जो नियॉन के ग्लास ट्यूब्स आते हैं या नियॉन लाइट्स आते हैं, उनमें क्या है, नियॉन गैस फिल कर दी है। तो जो कलर होता है वो उस पर डिपेंड करता है कि हमने गैस कौन सी ली है, ठीक है। तो ये ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं है, आप सिर्फ इतना समझो कि जो भी गैस हमने फिल करी होगी वो गैस है कौन सी, फिर उस पर डिपेंड करता है। आप मुझे बताओ कि नियॉन अगर हमने फिल करी है तो कौन सा कलर प्रोड्यूस होगा। इंटरेस्टिंग टू नो, ठीक है, जल्दी से बताएंगे कॉमेंट बॉक्स में। चलिए आगे देखेंगे। कलर ऑफ लाइट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ गैस टेकन इन द डिस्चार्ज ट्यूब। जो हमारा डिस्चार्ज ट्यूब है, हमने इसमें कौन सी गैस फिल करी है, ये बताएगा कि यहाँ पर कौन सा कलर फ्लैश करता है, कौन सा कलर आता है इवैक्यूलेटेड ग्लास ट्यूब में, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे, ठीक है। फिर आगे क्या क्या चेंजेस करते गए। फिर इफ अ परफोरेटेड एनोड इज यूज्ड, परफोरेटेड मतलब क्या होता है, एनोड जो हम ले रहे हैं उसमें होल्स हैं, इस तरह का एनोड, ठीक है। इसमें क्या है, होल्स हैं, क्लियर है। तो चलो, अगर हमने परफोरेटेड एनोड लिया है, ग्लास वॉल बिहाइंड द एनोड बिगिंस टू ग्लो विथ फेंट greenish light. This greenish light was due to the bombardment of glass tube which may be coated with a phosphorescent material like zinc sulfide. Glass tube को हमने किससे कोट कर दिया था भाई, देखो अब इसका कंस्ट्रक्शन जरा समझो, फिर ज्यादा बेहतर समझ में आएगा आपको। सी है, ये जो हमारा था ग्लास ट्यूब, ये कैथोड, ओके। दिस इज कैथोड। एनोड हमने कौन सा ले लिया था, परफोरेटेड एनोड ले लिया था। परफोरेटेड एनोड मतलब जिसमें होल्स थे, ठीक है। चलिए ओके, फिर क्या किया, ऑफ कोर्स यहाँ पर वैक्यूम पंप है। If a perforated anode is used, glass wall behind the anode begins to glow with faint greenish light. यहाँ पर जो हमने ग्लास वॉल है, इसके पीछे की बात हो रही है भाई, इसके जस्ट पीछे की बात हो रही है कि फेंट ग्रीनिश बोला है ना, तो देखो फेंट ग्रीनिश कलर से हम भी दिखा दे रहे हैं। ओके, सी परफोरेटेड एनोड यूज किया तो ग्लास वॉल बिहाइंड द एनोड बिगिंस टू ग्लो विथ फेंट ग्रीनिश लाइट। एनोड के जस्ट पीछे ये जो ग्लास है,
ये ग्रीन ग्लो करने लगी या ऐसे कुछ उस पे ग्रीन ग्रीन सा चमकने लगा इस सेक्शन में, ठीक है। आगे देखो, ये ग्रीनिश ग्लो था क्यों? बिकॉज ऑफ बम्बार्डमेंट ऑफ ग्लास ट्यूब बाय सर्टेन इनविजिबल रेज, मतलब यहां से कुछ ऐसा निकला है, कैथोड से कुछ तो ऐसा निकला है भाई जो कि एनोड से पास कर गया है, एनोड में होल्स प्रेजेंट है ना, इनसे पास कर गया है और यहां पर ग्लो क्रिएट कर गया है, ठीक है। अब ये ग्लो हुआ क्यों था क्रिएट? क्योंकि हमने जो ग्लास है, ठीक है, विच में बी कोटेड विद अ फॉस्फोरेसेंट, ये देखो ग्लास जो है पीछे वाला, एनोड के जस्ट पीछे वाला ग्लास, उसको क्या किया था हमने, उस पर एक कोटिंग कर दी थी विद फॉस्फोरेसेंट मटेरियल। फॉस्फोरेसेंट मटेरियल क्या होता है? जो ग्लो करता है। यहां पर हमने जिंक सल्फाइड की कोटिंग कर दी थी, यहां पर जो ग्लास पर कोटिंग थी वो भाई जिंक सल्फाइड की कोटिंग थी, और जैसे ही कैथोड से कुछ निकल कर आया या कुछ लिबरेट हुआ या डिस्चार्ज हुआ, मैं जो टर्म्स यूज कर रही हूं उनको ध्यान से सुनो, कैथोड से कुछ डिस्चार्ज हुआ या कुछ लिबरेट हुआ जो एनोड से पास होकर के यहां तक गया। अब बाहर तो नहीं निकल जाएगा भाई, ग्लास ट्यूब बंद है ना, तो एनोड से जब निकला तो गैस यहां पर जो ग्लास ट्यूब है उस पर हमने जिंक सल्फाइड की कोटिंग करी थी, तो जो भी निकला होगा यहां पर स्ट्राइक करा होगा, स्ट्राइक करने की वजह से फिर क्या हुआ भाई, फॉस्फोरेसेंस प्रोड्यूस हुई या फिर वी कैन से ग्लो प्रोड्यूस हुआ। क्या प्रोड्यूस हुआ? ग्लो प्रोड्यूस हुआ, ठीक है। चलिए आगे, अब ऐसा क्यों? क्योंकि किसी इनविजिबल रेज जो कि आ रहे थे भाई परफोरेटेड एनोड से, परफोरेटेड एनोड से कुछ इनविजिबल रेज निकल रहे थे जो लिबरेट हुए थे कैथोड पर। कैथोड पर जो इनविजिबल रेज लिबरेट हुए थे, यही समझाया ना, कैथोड पर जो इनविजिबल रेज लिबरेट हुए थे ये एनोड से होकर गए और फिर फाइनली जब पीछे ग्लास से स्ट्राइक किया तो उन्होंने कलर प्रोड्यूस किया। कौन सा? ग्रीनिश, ग्रीनिश सा, फेंट ग्रीनिश सा कलर, फेंट ग्रीनिश लाइट प्रोड्यूस करी, ठीक है। दीज रेज वर कॉल्ड एज कैथोड रेज। क्यों? क्योंकि ये कैथोड की तरफ से आ रहे थे, ठीक है। इनको कैथोड रेज क्यों बोला? क्योंकि ये कैथोड की तरफ से आ रहे थे, बिकॉज दे वर फाउंड टू मूव फ्रॉम कैथोड टूवर्ड्स एनोड। क्लियर बात है इतनी? तो अब देखो यहां पर खुद सोचो कि सिंस ये कैथोड रेज या जो भी था, जो भी रेज थे, दीज रेज वर कॉल्ड कैथोड रेज बिकॉज दे वर फाउंड टू मूव फ्रॉम कैथोड टूवर्ड्स द एनोड। कैथोड से निकल कर आ रहे थे और मूवमेंट क्या था भाई? कैथोड टूवर्ड्स द एनोड। तो अगला पॉइंट अब क्या होगा कि रेज मूव्ड फ्रॉम कैथोड टू एनोड। अगला पॉइंट क्या होगा? रेज मूव्ड फ्रॉम कैथोड टू एनोड एंड वर फाइनली कॉल्ड एज कैथोड रेज, ठीक है। इसके बीच में आपको जो इंक्लूड करना है, जैसे कि ये सारी चीजें, इनको आप शॉर्ट में लिख सकते हो अपने अपने हिसाब से, जो भी आपको सही लगे। मतलब ये पूरा एक्सपेरिमेंट अगर इन शॉर्ट एक स्टेटमेंट में आपको लिखना है तो लिख सकते हो, दैट्स नॉट एन इश्यू। चलो क्लियर है? चलो कहां तक पहुंचे? अब हम कैथोड रेज तक पहुंच गए कि कैथोड रेज आ गई हैं और ये क्यों मूव कर रहे थे भाई? कैथोड टूवर्ड्स द एनोड मूव कर रहे थे, ठीक है। कैसे मूव कर रहे थे? कैथोड टूवर्ड्स द एनोड। चलो आगे देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। इन कैथोड रेज की अब ये जो भी मूव कर रहा है इनकी क्या प्रॉपर्टीज थी तो समझते हैं। सी, चेक इट आउट हियर। कैथोड रेज कास्ट शैडोज ऑफ सॉलिड ऑब्जेक्ट्स प्लेस्ड इन देयर पाथ। समझो फिर से, ये मैंने ले लिया है, क्या ले लिया है? एक इस तरह का कोई मटेरियल ले लिया है, ठीक है। इस तरह का ग्लास ट्यूब भी ले लिया है, चलो, है ना, ग्लास ट्यूब ले लिया है और क्या किया है इसमें? एक, say this is the anode, ये हमारा एनोड है। इसको एनोड को थोड़ा सा बेहतर बना लेते हैं। सी,
मान लो ये एनोड है, ठीक है, दिस इज द एनोड, दिस इज कैथोड। और अब आप खुद से सोचो, या फिर हाँ चलो ठीक है, यहां पर क्या बोला है कि कैथोड रेज का शैडोज ऑफ सॉलिड ऑब्जेक्ट्स, यहां से ये कैथोड रेज निकलेंगी भाई, इस तरह से निकलेंगी, ठीक है। मान लो कोई ऑब्जेक्ट रखा है रास्ते में, इस तरह का कोई भी ऑब्जेक्ट रखा है, तो उसकी शैडो बन जाएगी पीछे, कहां बनेगी, यहां पर उसकी शैडो बन जाएगी। अब देखो तुम लोग इस शैडो वैडो को थोड़ा अच्छे से बना लेना अपने हिसाब से, मेरी ड्राइंग तो ऐसी है तो इसी के साथ काम चलाना पड़ेगा। चलो ओके, तो ये शैडो बन गई, लेकिन ये जो शैडो है भाई ये पीछे बनी है। अब इससे क्या समझ में आ रहा है, ये जो शैडो है ये पीछे बनी है, इससे क्या समझ में आ रहा है, सी ड्यूरिंग द अबव एक्सपेरिमेंट फ्लोरेसेंस इज ऑब्जर्व्ड इन रीजन्स आउटसाइड द शैडो। अब गैस तो फिल्ड है ना यहाँ पर, गैस तो फिल्ड है यहाँ पर, मतलब जो भी चीज यहां से निकल रही है वो इससे पास नहीं हो रही है, तभी भाई शैडो बन रही है। लेकिन जो सराउंडिंग रीजन है इसमें फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस हो रही है, वही जो फ्लैश लाइट फ्लैश कर रही थी वो इसके सराउंडिंग रीजन्स में दिख रही है आराम से। इसका मतलब क्या हुआ कि कैथोड रेज इसी ऐसे ही मूव कर रहे हैं, इसी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, कैथोड से एनोड की तरफ मूव कर रहे हैं, साथ ही साथ दे आर कास्टिंग शैडोज ऑफ द ऑब्जेक्ट्स आल्सो। और शैडो बनी है, साथ ही साथ क्या पता चल रहा है कि ऑब्जेक्ट के पीछे बन रही है शैडो, पीछे बन रही है शैडो। सी दिस कैथोड रेज कास्ट शैडोज ऑफ सॉलिड ऑब्जेक्ट्स प्लेस्ड इन देयर पाथ ड्यूरिंग द अबव एक्सपेरिमेंट। फ्लोरेसेंस जो है या फ्लैश ऑफ लाइट जो जेनरेट हुआ था यहाँ पर ग्रीन वाला, लाइट ग्रीन वाला, इज ऑब्जर्व्ड इन रीजन्स आउटसाइड द शैडो, शैडो के बाहर। हेंस कैथोड रेज ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन प्रॉपर्टी कैथोड रे की कि कैथोड रेज ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइंस। ठीक है, डन, परफेक्ट। चलो, द कैथोड रेज ट्रैवल फ्रॉम कैथोड टुवर्ड्स द एनोड। और सिंस यहां से यहां मूव करें, ये एक मूवमेंट समझ में आई ना यार। लाइट ट्रैवल्स इन स्ट्रेट लाइन, हम बोलते हैं लाइट ट्रैवल्स इन स्ट्रेट लाइन। कैसे कि अगर कोई भी से मान लो यहाँ पर बीच में कोई ऑब्जेक्ट रख दिया है, यहाँ से हम टॉर्च मार रहे हैं और फिर उसकी शैडो पीछे वॉल पर बन रही है, ठीक है। तो अगर लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल नहीं करती, कुछ ये वाला जिगजैग पैटर्न फॉलो करती, तो भाई कुछ अलग ही शैडो, फिर वो जो लाइट का पाथ है वो ब्लॉक थोड़ा ना होता जो भी ऑब्जेक्ट रखा है उससे, है ना। तो यही चीज यहाँ पर भी सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है कि कैथोड रेज क्योंकि स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करते हैं, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करते हैं, इसीलिए बिल्कुल एज इट इज हमें शैडो मिल जा रही है ऑब्जेक्ट की। क्लियर है इतनी चीज? चलिए अब आगे बढ़ेंगे। द स्पीड ऑफ कैथोड रेज डिपेंड्स अपॉन द वोल्टेज अप्लाइड। वो जो 10,000 वोल्ट का वोल्टेज अप्लाई कर रहे थे, अगर कम ज्यादा करते हैं वोल्टेज तो जो कैथोड रेज की स्पीड है वो भी कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन मैक्सिमम स्पीड जो कैथोड रेज अटेन कर सकती है वो क्या है भाई? स्पीड ऑफ लाइट, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। या ठीक है, चलो अगली चीज, when allowed to fall on a light paddle wheel placed in their path। अच्छा, जब कैथोड रेज को, अब हमने क्या कर दिया कि एक लाइट पैडल व्हील ली और कैथोड रेज को उससे पास करवा दिया, तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि जो वो पैडल व्हील है वो भाई रोटेट कर रहा है या मूव कर रहा है। समझते हैं, देखो अगेन लेट अस मेक कैथोड रे ट्यूब। ये कैथोड रे ट्यूब है, ठीक है, ये है कैथोड, नेगेटिव पॉजिटिव, ये है एनोड, ओके। और यहां पर प्लेस कर दिया है एक व्हील। क्या प्लेस कर दिया है भाई? एक व्हील इस तरह का, थोड़ा सा व्हील गड़बड़ है, यहां तक ठीक है, आई थिंक यहां तक ठीक है ना। ये जो व्हील है, ओके, चलिए ये व्हील हमने प्लेस कर दिया। अब जो कैथोड रेज यहां से निकलेंगी, है ना, तो इसको क्या कर रही है भाई? ये आई, टकराई इससे और ये हो गया रोटेट। ये क्या हो गया? रोटेट हो गया। मतलब कि क्या पता चला? कैथोड रेज कुछ मैकेनिकल इफेक्ट भी प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है। कैसा इफेक्ट? मैकेनिकल इफेक्ट।
अगर इनके प्लेस में कैथोड रेस के पाथ में हमने कोई लाइट बिल्कुल बहुत हल्की सी मासलेस, आप समझ लो नेग्लिजिबल मास, कुछ तो मास होगा यार, लेकिन समझने के लिए कि अगर हम लिफ्ट करेंगे तो बहुत हल्की लगेगी, इस तरह की हमने एक लाइट पैडल व्हील यहां पर रख दी, तो फिर उसने मूवमेंट शो करा। मतलब इससे क्या पता चला कि कैथोड रेज शो मैकेनिकल इफेक्ट। और मैकेनिकल इफेक्ट कोई चीज कब शो कर सकती है? सी, when allowed to fall on a light paddle wheel placed in path, they cause rotation of the wheel. This experiment shows that cathode rays are made up of material particles. Material particles मतलब कैथोड रेज कुछ तो पार्टिकल्स से बनी हुई है, ठीक है, रेज हैं भाई, कुछ तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स उनके होंगे ना, तो इस तरह से ये मैकेनिकल इफेक्ट भी शो करते हैं। क्लियर है? चलिए आगे देखेंगे। ठीक है, अगली चीज, cathode rays are attracted to the positive plate when two charged plates are placed on either side of them. ठीक है, अगली चीज क्या देखी कि जो भी रेज यहां से निकल रहे हैं, जो भी रेज कैथोड रे से कैथोड से निकल रहे हैं, अगर हमने क्या किया है कि यहां पर प्लेट्स लगा दी हैं, क्या कर दी हैं भाई? प्लेट्स लगा दी हैं। ये मैंने लगाई है एक पॉजिटिव प्लेट और ये मैंने लगाई है एक नेगेटिव प्लेट, मतलब मेटल प्लेट्स लगा दी हैं और इनको हमने चार्ज, लाइक दीज आर चार्ज मेटल प्लेट्स, ठीक है। तो क्या समझ में आ रहा है? देखो, कैथोड रेज आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट। अब पॉजिटिव प्लेट से अगर अट्रैक्ट हो रही है तो अनलाइक चीजें एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है ना यार। अनलाइक मतलब फिर कैथोड रेस का किस तरह का नेचर हुआ? नेगेटिव नेचर होगा, तभी तो फिर वो पॉजिटिव प्लेट्स की तरफ अट्रैक्ट हो रही होंगी। समझ आ रहा है? ये चीज समझ आ रही है? देखो, इसको थोड़ा सा क्लियरली और बना लेते हैं। मतलब ये तो हमारी पॉजिटिव प्लेट है, मेटल प्लेट, ये नेगेटिव मेटल प्लेट है, और जो कैथोड रेज है वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। पॉजिटिव की तरफ तो कोई चीज तभी अट्रैक्ट होगी ना जब उसका खुद का नेचर नेगेटिव होगा, लाइक दिस। इनमें क्या देखा गया? डिफ्लेक्शन देखा गया। ये जो कैथोड रेज निकल रही थी भाई, ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ हुई हैं अट्रैक्ट, ठीक है। तो यही चीज यहां बोली है। Since unlike charges attract each other, this experiment shows that cathode rays are negatively charged. मतलब आप समझो कि धीरे धीरे हम इलेक्ट्रॉन की तरफ पहुंचते जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन भी तो नेगेटिवली चार्ज्ड है, ठीक है। इस तरह से डेवलपमेंट होती जा रही थी। अब the negatively charged particles which constitute cathode rays are called as electrons. तो ये जो अभी हम पहले बात कर रहे थे कि भाई कैथोड रेज कुछ मटीरियल पार्टिकल्स से बनी हुई हैं, यहाँ बात की थी ना हमने कि कैथोड रेज कुछ मटेरियल पार्टिकल से बनी हुई है, क्योंकि इनका ये जो मटेरियल नेचर है ये हमने कैसे स्टडी किया था? व्हील लगाकर, कि भाई व्हील को मूव कर दिया, है ना। तो सेम चीज कि कैथोड रेज मटेरियल पार्टिकल से बनी हुई है, और वो पार्टिकल्स क्या हैं भाई? इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये अब वेरीफाई हो गया। डन, परफेक्ट, सही चल रहा है यहां तक। अच्छा, फिर अगली चीज, cathode rays get deflected in a magnetic field in direction as to indicate that they are negatively charged. अब अगली चीज क्या? अगर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, ये हमने क्या अप्लाई करी है? इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ये हमने अप्लाई करी है इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो भी डिफ्लेक्शन देखा था इसी तरह का। ये हमारा ग्लास ट्यूब है, ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव, ये कैथोड, ये है एनोड, है ना। तो यहां पर नॉर्थ और ये साउथ, इस तरह से हमने मैग्नेटिक फील्ड लगा दी। तो जो अब मैग्नेटिक फील्ड लगाने से जो हमने डिफ्लेक्शन देखा वो इस तरह का था कि भाई वापस से डिफ्लेक्शन शो कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड में भी डिफ्लेक्शन शो कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी डिफ्लेक्शन शो कर रहे हैं।
यहां से नेचर क्या वेरीफाई हो गया था कि नेगेटिव नेचर है। क्लियर है? ऐसे ही हमने मैग्नेटिक फील्ड लगाकर भी चेक कर लिया। तो कैथोड रेज गेट डिफ्लेक्टेड इन मैग्नेटिक फील्ड इन अ डायरेक्शन एज टू इंडिकेट दे आर नेगेटिवली चार्ज्ड। अगर नेगेटिवली चार्ज है तो नॉर्थ की तरफ डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, चलो आगे देखेंगे अगली चीज। और अगर मैंने क्या किया होता कि से फॉर एग्जांपल यहाँ पर पॉजिटिव मेटल प्लेट नीचे लगाई है, पॉजिटिव मेटल प्लेट अगर ऊपर लगाई होती तो ऊपर की तरफ डिफ्लेक्शन शो होता, क्योंकि नेचर तो भाई नेगेटिव है ना। ठीक है, क्लियर है? यहां तक सही चल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है। आगे देखते हैं। कैथोड रेज हीट अ मेटल फॉइल प्लेस्ड बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स। अब अगर इलेक्ट्रोड्स के बीच में हमने कोई मेटल फॉइल रखी है, ये है इलेक्ट्रोड्स, और इनके बीच में अगर कोई बीच में यहां पर मेटल फॉइल रख दिए तो वो उसको हीट कर देंगे। मतलब इनका दे ऑल्सो कॉज हीटिंग इफेक्ट, कॉज हीटिंग इफेक्ट। ठीक है, चलिए अगली चीज, दीज रेज आयोनाइज द गैस थ्रू विच दे पास। अब ये जो गैस है, जो भी मतलब हमने डिस्चार्ज ट्यूब में गैस फिल करी है, या फिर दीज रेज आयोनाइज द गैस थ्रू विच दे पास। अब ये गैस से ही तो पास हो रहे हैं, तो उनको आयोनाइज कर दे रहे हैं। क्या कर दे रहे हैं भाई? आयोनाइज, मतलब उनको आयंस में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। ये वाला जो पॉइंट है, इसको थोड़ा सा दिमाग में रखना है, या इसको चाहो तो हाईलाइट कर लो, क्योंकि ये हमें ले जाएगा प्रोटॉन की डिस्कवरी के ऊपर की तरफ। ठीक है, प्रोटॉन की डिस्कवरी की तरफ ये वाला पॉइंट हमें ले जाएगा। आगे हमें वो भी पढ़ना है ना। तो कैथोड रेज क्या कर रहे थे भाई? कुछ नहीं कर रहे थे, जो गैस प्रेजेंट थी चेंबर में, गैस या जो ट्यूब था उसमें जो गैस प्रेजेंट थी उसका आयोनाइजेशन कर दे रहे थे। आयोनाइजेशन कर देना मतलब उनसे इलेक्ट्रॉन्स निकाल लेना और पॉजिटिव स्पीशीज छोड़ देना, इस तरह से। ठीक है, तो देखते हैं अभी आगे क्या होता है। इतना कुछ आइडिया आप बनाकर रखो। फिर अगला पॉइंट क्या था? These produce X-rays on striking against a hard metallic surface like tungsten. फिर ये X-rays भी प्रोड्यूस कर रहे हैं। These produce X-rays on striking against a hard metallic surface, जैसे कि टंगस्टन। उसके बाद अगला पॉइंट, जैसे ऑर्डिनरी लाइट होती है उसी की तरह ये फोटोग्राफिक प्लेट, these rays affect the photographic plate, फोटोग्राफिक प्लेट को भी अफेक्ट करते हैं। चलो ठीक है। फिर इसके बाद कैथोड रेज कॉज फ्लोरेसेंस फ्लैश ऑन स्ट्राइकिंग सब्सटेंसेस सच एज जिंक सल्फाइड। तो ये तो हमने देख लिया। ठीक है, ये तो हमने देख लिया ये कॉन्सेप्ट। चलो अब आगे देखेंगे। These rays penetrate through thin sheets of metals or mica but are stopped by thick sheets. चलो ठीक है। They cause chemical changes. Example, they have a reducing effect. केमिकल चेंज कॉज करते हैं। जनरल बातें हैं, ये नहीं भी कंसिडर करोगे तो भी चलेगा। कैरेक्टरिस्टिक्स में इसीलिए इंक्लूड कर लिया। अब ये वाला पॉइंट अच्छा है। कैथोड रेज हैव द सेम चार्ज टू मास रेशियो रिगार्डलेस ऑफ द नेचर ऑफ मटेरियल कंपोजिंग इलेक्ट्रोड्स और द काइंड ऑफ रेसिडुअल गैस विद इन द ट्यूब। मतलब इंडिपेंडेंट है किसी भी तरह के चेंज के। आप गैस अंदर चेंज कर दो, जो हमने जो हमारा ग्लास ट्यूब है उसमें जो गैस है वो चेंज कर दो, चाहे मतलब आप कोई भी किसी भी तरह का चेंज कर दो, मटेरियल चेंज कर दो इलेक्ट्रोड्स का, लेकिन जो चार्ज टू मास रेशियो है ना वो सेम रहेगा। अब ये चार्ज टू मास रेशियो हम आगे देखते हैं कि क्या है ये। ठीक है, मजेदार कॉन्सेप्ट है। आगे, कैथोड रेज कंसिस्ट ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स। द मॉडर्न नेम फॉर कैथोड रेज इज इलेक्ट्रॉन बीम। ठीक है, क्या है? इलेक्ट्रॉन बीम है। जनरल बातें, यहाँ से सिर्फ अगर कोई चीज़ समझनी है या कंसिडर करनी है जो इम्पोर्टेंट है वो ये है, आप ये ध्यान रखेंगे कि अगर आप मतलब ये रिगार्डलेस ऑफ नेचर या फिर आप किसी भी तरह का चेंज कर रहे हो, डिस्चार्ज ट्यूब में जो गैस है उसको चेंज कर दे रहे हो, तो फिर क्या होगा कि चार्ज टू मास रेशियो इनकी सेम ही रहेगी। ठीक है, चलो आगे। अब आता है कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट का चार्ज एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखो इसमें रेशियो ऑफ E/m ऑफ कैथोड रेज और इलेक्ट्रॉन्स वाज डिटरमाइंड बाय थॉमसन। थॉमसन ने डिटरमाइन किया था ये चार्ज एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हो गया है, अब इसका चार्ज, इसके ऊपर चार्ज क्या है या इसका मास क्या है, ये सब बातें जो हमें आज पता है ये कैसे डिस्कवर हुई थी वो स्टडी करते हैं। ठीक है, चलो। रेशियो ऑफ E/m ऑफ कैथोड रेज और इलेक्ट्रॉन्स, कैथोड रेज या फिर अब देखो बोल दिया है और इलेक्ट्रॉन्स,
बात एक ही है ना, क्योंकि कैथोड रेज को ही हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन बीम बोलते हैं। कैथोड रेज के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो द रेशियो ऑफ E by m ऑफ कैथोड रेज इट वाज डिटरमाइंड बाय थॉमसन ने बताई थी, और इसकी वैल्यू कितनी थी बेटा, -1.76 इंटू 10⁸ कूलम पर ग्राम, -1.76 इंटू 10⁸ कूलम्स पर ग्राम। कूलम्स इज फॉर या कूलम्स, कूलम पर ग्राम, चार्ज टू मास रेशियो, राइट। चार्ज हमने लिया है कूलम्स में और मास लिया है ग्राम्स में, ठीक है, डन, परफेक्ट। चलो आगे देखेंगे कि इसको आप कैसे निकाला था। ये जो चार्ज टू मास रेशियो है, E by m रेशियो है, ये कैसे कैसे कैलकुलेट की थी। तो उसके लिए थॉमसन ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। थॉमसन ने क्या एक्सपेरिमेंट किया था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड हम अप्लाई कर रहे थे ना, उसकी वजह से क्या हो रहा था, डिफ्लेक्शन आ रहा था कैथोड रेज में, ठीक है। तो वो जो डिफ्लेक्शन आ रहा था वो किस वजह से आ रहा था, क्योंकि हमने कोई एक मैग्नेटिक फील्ड या कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी थी, मतलब या तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी थी या फिर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दी थी, तो जो कैथोड रेज है वो डिफ्लेक्शन शो कर रहे थे। अच्छा, अगर हम इस इफेक्ट को काउंटर बैलेंस करवा देते हैं, मतलब कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट को बैलेंस करवा देते हैं, तो फिर डिफ्लेक्शन नहीं होता, तो डिफ्लेक्शन नहीं होता। तो वही चीज थॉमसन ने करी थी अपने एक्सपेरिमेंट में। समझते हैं, जे थॉमसन, अ ब्रिटिश साइंटिस्ट, यूज्ड अ कैथोड रे ट्यूब quite similar to the present day TV picture tube to measure the ratio of charge to mass ratio of an electron। किसमें डिस्कवर किया था इन्होंने चार्ज टू मास रेशियो, E by m ratio was discovered in why in cathode ray tube only। कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट में ही इन्होंने चार्ज टू मास रेशियो की थी कैलकुलेट। देखो कैसे, इलेक्ट्रॉन्स जनरेटेड एट द कैथोड आर एक्सेलरेटेड टुवर्ड्स द एनोड, मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स कैथोड पर जनरेट हो रहे थे वही एनोड की तरफ जा रहे थे, है ना। यही तो हो रहा था जो हमारा कैथोड रे ट्यूब है उसमें, यही हो रहा था। आगे अब एनोड में क्या है, एनोड में है होल विच हैज अ होल इन इट। एनोड कौन सी थी, परफोरेटेड वाली, परफोरेटेड एनोड थी भाई। Some of the electrons pass through the hole and strike the phosphor, a chemical that glows when struck by a beam of electrons। मतलब यहाँ पर जो भी मटेरियल हमने लगाया था, ZnS, जिंक सल्फाइड स्क्रीन, या जो भी फॉस्फोरसेंट मटेरियल था, यहाँ से निकल करके इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जा रहे थे, स्ट्राइक कर रहे थे, और वहाँ पे फ्लैश प्रोड्यूस हो रहा था, ठीक है। चलो फिर प्रोड्यूसिंग अ ब्राइट स्पॉट। चलो आगे, यहाँ तक क्लियर है। वही कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट ही चल रहा है, उससे चार्ज टू मास रेशियो कैसे निकाली थी समझते हैं। इलेक्ट्रॉन्स जनरेटेड एट द कैथोड आर एक्सेलरेटेड टुवर्ड्स द एनोड व्हिच इज अ होल इन इट, और फिर ब्राइट स्पॉट जनरेट हो जाता है, ठीक है। अब थॉमसन ऑल्सो फिटेड द नेक ऑफ द ट्यूब विद अ मैग्नेट। थॉमसन ने क्या किया, नेक ऑफ द ट्यूब विद अ मैग्नेट एंड अ पेयर ऑफ मेटल प्लेट्स। नेक ऑफ द ट्यूब विद अ मैग्नेट एंड पेयर ऑफ मेटल प्लेट्स। क्यों मैग्नेट, क्यों भाई, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करनी थी, और मेटल प्लेट्स क्यों भाई, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करनी थी, विच कुड बी गिवन इलेक्ट्रिक चार्जेस। इन एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिफ्लेक्शन शो करती है टुवर्ड्स अ पॉजिटिव प्लेट, यही देखा था, ठीक है। अब जब हमने दोनों चीजें लगा दी हैं, थॉमसन ने जब मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का इंतजाम कर दिया है, तो आगे क्या होता है कि अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द चार्ज ऑन द पार्टिकल। अच्छा ठीक है, थोड़ा सा रुककर ये बात कर लेते हैं कि ये जो हमारा कैथोड रे ट्यूब है ना, ये एनोड, ये परफोरेटेड एनोड, ये कैथोड, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर लगाई है तो डिफ्लेक्शन होगा, मैग्नेटिक फील्ड लगाई है तो भी डिफ्लेक्शन होगा, लेकिन दोनों साथ में लगा दिए हैं तब क्या होगा। अब ये समझो कि अगर केवल इलेक्ट्रिक फील्ड लगी है तो यहां से ये जो डिफ्लेक्शन शो कर रही है हमारी कैथोड रेज या इलेक्ट्रॉन बीम, अगर ये हल्की होगी, इसका मास अगर बहुत कम होगा तो ज्यादा डिफ्लेक्ट होगी,
और अगर हैवी होगा तो कम डिफ्लेक्ट होगी, ऐसा होता है ना। तो यही चीज यहाँ पर बोली है कि अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द चार्ज ऑन द पार्टिकल, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द पार्टिकल बिकॉज अ हेवी पार्टिकल विल बी लेस अफेक्टेड बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एज इट पासेस बिटवीन द प्लेट्स देन द लाइटर प्लेट। क्या बोला है, फिर से समझो कि चार्ज के तो प्रोपोर्शनल है लेकिन मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। डिफ्लेक्शन की बात हो रही है, डिफ्लेक्शन is directly proportional to charge लेकिन inversely proportional to mass। मास अगर ज्यादा है बेटा तो डिफ्लेक्शन कम होगा, ठीक है, मास ज्यादा है तो डिफ्लेक्शन कम होगा, और अगर मास कम है तो डिफ्लेक्शन क्या होता है, ज्यादा होता है। इनवर्स रिलेशन का तो यही मतलब होता है ना, ठीक है। तो ये देखा भाई, अब आगे समझो। सिमिलरली अगर जो इलेक्ट्रॉन है उस पर चार्ज ज्यादा है तो डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा, और चार्ज कम है तो डिफ्लेक्शन कम होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर समझो, फिर इफ अ मैग्नेटिक फील्ड इज जनरेटेड एट राइट एंगल्स टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, अभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में ये डिफ्लेक्शन शो कर रहा था, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, हमने मेटल प्लेट्स लगा दी हैं, अभी तो डिफ्लेक्शन शो हो रहा है। लेकिन अब अगर मैग्नेटिक फील्ड भी लगा दी है परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री एंगल पर, अगर हमने मैग्नेटिक फील्ड भी लगा दी है तो क्या होगा, if magnetic field is generated at right angles to the electric field, the electrons are deflected in a direction exactly opposite to that caused by the electrically charged plates। देखो ऐसा होता है कि अगर नीचे डिफ्लेक्ट कर रहा है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऊपर डिफ्लेक्ट करेगा बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब उल्टा इफेक्ट है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे डिफ्लेक्ट करवा रही है ना किसी भी चीज को, तो वही सेम चीज मैग्नेटिक फील्ड में उल्टी डिफ्लेक्ट होगी, ऊपर की तरफ डिफ्लेक्ट होगी, ठीक है। तो यहां पर क्या कर दिया कि दोनों फील्ड्स लगा दी, तो अब ना डिफ्लेक्शन नीचे ना डिफ्लेक्शन ऊपर, बीच में, मतलब अब जो कैथोड रेज जाएंगी भाई वो स्ट्रेट जाएंगी, अनडिफ्लेक्टेड जाएंगी। क्यों, क्यूमुलेटिव इफेक्ट है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों का, सही बात है। फिर से पढ़ो ये स्टेटमेंट, if magnetic field is generated at right angles to the electric field, मतलब perpendicular to the electric field, the electrons are deflected in the direction exactly opposite to that caused by electrically charged plates। electrically charged plates के केस में अगर इस तरह का डिफ्लेक्शन हो रहा था तो मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में उल्टा डिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। by carefully controlling the charge on the plates when the plates and the magnet were both around the tube, ऐसा कर दिया कि मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों लगा दी, अब ना डिफ्लेक्शन ऊपर ना नीचे, बीच में, डन, क्लियर है। तो अनडिफ्लेक्टेड जा रही थी भाई जो हमारी कैथोड रेज जा रही थी। अब थॉमसन वाज एबल टू कैंसल द इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दैट टेंडेड टू डिफ्लेक्ट द इलेक्ट्रॉन बीम इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट कैसे कैंसिल कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू, ठीक है। चलो अब by measuring the strength of magnetic and electric fields needed to balance each other, कि क्या मैग्नीट्यूड है मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड का, थॉमसन ने क्या निकाल लिया भाई, चार्ज टू मास रेशो, ठीक है। अब EM रेशो हैज अ वैल्यू ऑफ -1.76 into 10 to the power 8 कूलम पर ग्राम, जहां पर कूलम इज द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज, ओके। चलो, it is important to note that Thomson was not able to measure the charge or mass alone। individually charge और mass नहीं बता पाए थे, individually क्या नहीं बता पाए थे, चार्ज और मास, रेशो बताई थी चार्ज टू मास की, क्या बताई थी, रेशो बताई थी चार्ज टू मास की, ठीक है, क्लियर है इतनी चीज। his calculations only gave the EM रेशो, सिर्फ चार्ज टू मास रेशो पता चली थी, इंडिविजुअली चार्ज भी नहीं पता चला था, इंडिविजुअली मास भी नहीं पता चला था, मास आगे जाकर के निकाला गया, ठीक है, क्लियर है इतनी चीजें, यहां तक सही चल रहा है सब। चलो आगे देखते हैं। अब फिर आता है कि कैसे डिटरमाइन किया गया चार्ज और मास अलग अलग, अभी तो इन्होंने रेशो दे दी, तो देखो समझो, मिलिकन डिटरमाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ चार्ज on the electron by his famous oil drop experiment. The magnitude of the charge on a single electron was found to be this much.
फिर मिलिकन ने क्या बताया भाई कि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है। मिलिकन के एक्सपेरिमेंट से हमें पता चला कि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता कितना है। तो अब आगे स्टडी करेंगे हमारा मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। अब आप खुद से सोचो कि हमें चार्ज मिल गया है ना, और चार्ज टू मास की रेशो पता है, मतलब इसकी रेशो पता है और हमें चार्ज मिल गया है, तो क्या हम मास नहीं निकाल सकते? बिल्कुल कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, ये चीज़ बिल्कुल कैलकुलेट हो जाएगी। तो मिलिकन के ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में हमने ये दोनों चीज़ें निकाल ली थी, डिड्यूस कर ली थी, ठीक है। चलो देखते हैं। रॉबर्ट मिलिकन डिजाइन्ड एन एक्सपेरिमेंट टू मेजर द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और साथ ही साथ क्या, किस तरह का सेटअप था अभी देखते हैं। देखो, मिलिकन स्प्रेड अ फाइन मिस्ट ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट्स अबव अ पेयर ऑफ पैरेलल मेटल प्लेट्स। देखो अब मतलब सेटअप में क्या है भाई, दो मेटल प्लेट्स तो पक्के से हैं, ठीक है। ओके, सेटअप है, ये हमारी मेटल प्लेट्स हैं। अब इन्होंने क्या किया कि मिलिकन स्प्रेड अ फाइन मिस्ट ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट्स अबव द पेयर ऑफ पैरेलल मेटल प्लेट्स। ये हमारी दो मेटल प्लेट्स हैं जिनमें एक के बीच में स्पेस है, ताकि जो यहाँ से ऑयल स्प्रे हो रहा है, यहाँ से फॉर एग्जाम्पल ये इनलेट है जहाँ से हम ऑयल स्प्रे करवा रहे हैं, तो कुछ ऑयल ड्रॉपलेट्स आकर के यहाँ आ जाएंगे ना, मतलब इस स्पेस से गिर जाएंगे नीचे, ठीक है। तो देखो क्या होता है, मिलिकन स्प्रेड द ऑयल ड्रॉप्स, फिर द टॉप वन ऑफ विच हैड अ स्मॉल होल, मतलब एक जो मेटल प्लेट थी उसके टॉप में छोटा सा होल था। ये तो खैर मतलब बहुत ही बड़ा होल बना दिया है, लेकिन ठीक है, अभी क्लियर है, दिख रहा है कि हाँ यहाँ पर स्पेस है जिससे जो ऑयल ड्रॉप है वो नीचे जा सकती है। फिर इसके बाद सम ऑफ द ऑयल ड्रॉप्स पास्ड थ्रू दिस होल, कुछ ऑयल ड्रॉप्स जो है नीचे चले गए इनटू द स्पेस बिटवीन द टू मेटल प्लेट्स। दो जो मेटल प्लेट्स थी उनके बीच में स्पेस था, यहाँ पर, यहाँ से हमने स्प्रे किया, यहाँ पर स्पेस था, तो स्पेस से नीचे चली गई दो मेटल प्लेट्स के बीच में कुछ ऑयल ड्रॉप्स, ठीक है। आगे, ही इरेडिएटेड द एयर बिटवीन द मेटल प्लेट्स ब्रीफली विद एक्स-रेज। यहाँ पर जो गैस इरेडिएट करी थी या जो रेडिएशन पास किया था, आप समझ लो, गैस छोड़ो, गैस नहीं, रेडिएशन जो पास किया था, एक्स-रे, एक्स-रे रेडिएशन पास कर दिया था अंदर, ठीक है, मतलब यहां पर। आगे अगली चीज देखो, फिर इतना हो गया, द एक्स-रे नॉक्ड आउट द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द एयर मॉलिक्यूल्स। एक्स-रे ने क्या किया, यहां पर जितने भी एयर मॉलिक्यूल्स हैं उनसे इलेक्ट्रॉन्स को नॉकआउट कर दिया, इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए भाई। मतलब एक्सरेज भी क्या कर रहे हैं, किसी भी गैस को, जो गैस प्रेजेंट है उसको, या गैस एयर मॉलिक्यूल्स जो प्रेजेंट हैं उनको क्या कर दे रहे हैं भाई, उनको कर दे रहे हैं आयोनाइज। क्या कर दे रहे हैं, आयोनाइज कर दे रहे हैं। इलेक्ट्रॉन निकल गए मतलब आयोनाइज हो गई ना चीज, पॉजिटिवली चार्ज हो गई कोई भी चीज, ठीक है। तो इसी तरह का इफेक्ट हम एक्सरे के रेडिएशन में भी देखते हैं कि जो एयर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट थे वो भाई उनसे इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, इलेक्ट्रॉन निकलवा दिए। अब फिर these electrons were picked up by the oil droplets thereby giving them a negative charge। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स थे भाई, ये किसने पिक कर लिए, इस ऑयल ड्रॉप ने, इस ऑयल ड्रॉप ने ये इलेक्ट्रॉन्स पिक कर लिए। अब इनका चार्ज तो इसमें आ जाएगा ना। अब जरूरी नहीं है कि एक ही इलेक्ट्रॉन गया, मैं कह रही हूँ दो चले गए, तीन चले गए इसके अंदर। सीरीज समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो किस तरह से क्या है। अच्छा, ये जो मेटल प्लेट्स है ना बेटा, ये चार्ज्ड मेटल प्लेट्स हैं, ठीक है। ये जो मेटल प्लेट्स हैं, दीज आर दी चार्ज्ड मेटल प्लेट्स। आप एक को पॉजिटिव मान लो, एक को नेगेटिव मान लो। ये जो है मेटल प्लेट्स हमारी चार्ज मेटल प्लेट्स हैं। आगे समझो, यहाँ पर these electrons were picked up by the oil droplets thereby giving them a negative charge। अब जो ऑयल ड्रॉप्स थे इनमें आ गया नेगेटिव चार्ज। डन, क्लियर है यहाँ तक। आगे समझते हैं। By observing the rate of fall of the charged drops both when the metal plates were electrically charged and when they were not, फिर Millikan was able to calculate the amount of charge carried by each drop।
क्या किया, फिर से पढ़ो, बाय ऑब्जर्विंग द रेट ऑफ फॉल ऑफ द चार्ज्ड ड्रॉप्स बोथ व्हेन द मेटल प्लेट्स वर इलेक्ट्रिकली चार्ज एंड व्हेन दे वर नॉट। मतलब पहले तो जब मेटल प्लेट्स इलेक्ट्रिकली चार्ज नहीं थी उस पॉइंट पर किस तरह से ऑयल ड्रॉप हो रहा था, लाइक जो स्प्रे हो रहा था वो कैसे पास कर रहा था, बाय ऑब्जर्विंग द रेट ऑफ द फॉल ऑफ द चार्ज्ड ड्रॉप्स बोथ व्हेन द मेटल प्लेट्स वर इलेक्ट्रिकली चार्ज ड्रॉप्स की बात हो रही है, बोथ व्हेन द मेटल प्लेट्स वर इलेक्ट्रिकली चार्ज, जब जो मेटल प्लेट्स थी वो चार्ज थी या फिर नहीं थी। मिलिकन ने क्या कैलकुलेट कर लिया, अमाउंट ऑफ चार्ज कैरीड बाय ईच ड्रॉप। भाई वो इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉप के अंदर आ गए ना। अब आफ्टर रिपीटिंग एक्सपेरिमेंट मेनी टाइम्स मिलिकन्स फाउंड दैट द चार्ज ऑन द ड्रॉप वाज ऑलवेज अ मल्टीपल ऑफ दिस। मतलब या तो -1.602 इंटू 10 टू द पावर -19 होगा या फिर 2 इंटू -1.602 इंटू 10 टू द पावर -19 होगा, इस तरह से। इट वॉज ऑलवेज अ मल्टीपल। मल्टीपल मतलब क्या होता है, जस्ट अगर एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज ये है तो दूसरे इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या हो जाएगा, इसी के जैसा, लेकिन अगर दो प्रेजेंट हैं तो फिर डबल आएगा ना, वही चीज। ठीक है, तो इस तरह से मल्टीपल है का क्या मतलब है, मल्टीपल है इसी का मल्टीपल। जैसे 2 का मल्टीपल क्या होता है, 4 होता है, फिर 2 का मल्टीपल 6 भी होता है, 2 का मल्टीपल 8 भी होता है। तो 8 में कितने 2s प्रेजेंट हैं, 4 2s प्रेजेंट है। सिमिलरली अगर 4 टाइम्स आ रहा है ये डाटा, मतलब कि 4 इलेक्ट्रॉन्स एब्जॉर्ब हुए हैं ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में। समझ आ रही हैं चीजें, तो ये था। फिर इसके बाद he reasoned that since a drop could pick up whole number of electrons, this value must be the charge carried by an electron। whole number values ले रहा था वो, है ना। तो इसी से इन्फर किया कि जो एक वैल्यू है, सॉलिड वैल्यू है, वो है भाई चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, और बाकी जो है मल्टीपल्स है, मतलब कि इतने इलेक्ट्रॉन्स उसमें प्रेजेंट है। क्लियर है। चलो, वंस द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन वाज नोन, इट्स मास वाज कैलकुलेटेड। चार्ज ये आ गया था, फिर E बाय एम रेशियो तो हमें पता ही थी, E बाय एम रेशियो हमें पता थी, चार्ज पता था, तो मास कैलकुलेट हो गया, विच वॉज 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg। आपको डायरेक्ट याद रखना है, चार्ज और मास डायरेक्ट याद रखना है। ठीक है, क्लियर है ये चीज। चलो, अब मोर प्रिसाइज मेजरमेंट्स आगे आती गई, तो फिर -31 kg था, ग्राम्स में तो 28 ही होगा, लेकिन 9.10938997 इस तरह का हम प्रिसीशन की तरफ जाते गए। ठीक है, चलो, ऑन एटॉमिक मास यूनिट या AMU scale, mass of an electron is this much, 0.000548 units। चलिए अगली चीज, mass of the electron is much smaller than that of hydrogen atom। अब जाहिर सी बात है, हाइड्रोजन तो एटम है ना, तो उसमें इलेक्ट्रॉन कितना प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम में कितने प्रेजेंट है, एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, राइट। तो the mass of the electron is much smaller than that of hydrogen atom। it is about 1/1837 times the mass of hydrogen atom। मतलब क्यों भाई, अगर एटम में केवल इलेक्ट्रॉन्स हैं तो हाइड्रोजन एटम का और इलेक्ट्रॉन का मास तो सेम आना चाहिए था। फिर यहाँ से साइंटिस्ट का दिमाग चला कि ऐसा क्यों हो रहा है भाई, ये चीज़ क्यों हो रही है, मतलब एटम में कुछ और भी प्रेजेंट है। तो फिर पता लगाया आगे, इसके बाद जो पढ़ेंगे वो है प्रोटॉन्स की डिस्कवरी, एंड देन फाइनली आगे किस तरह से और भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स डिस्कवर हुए। ठीक है, चलो यहाँ तक सही है चीजें। अब एन इलेक्ट्रॉन में बी डिफाइंड, फाइनली एक इलेक्ट्रॉन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, एज अ सब एटॉमिक पार्टिकल having a unit negative charge of this much coulombs and mass of this much kg। ठीक है, क्लियर है। और ये जो मास है ये 1/1837 ऑफ हाइड्रोजन एटम है। ठीक है, चलो बाकी मोरओवर इलेक्ट्रॉन्स आर ऑल्सो एमिटेड। अभी हमने इलेक्ट्रॉन का एमिशन कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब में देखा, और हमें अगर इलेक्ट्रॉन का एमिशन देखना है तो किस तरह से देख सकते हैं, बाय हीटिंग मेटल फिलामेंट्स टू हाई टेम्परेचर। मेटल फिलामेंट्स जो होते हैं, मेटल फिलामेंट, कोई भी आपने मेटेलिक वायर ले लिया, उनको बहुत ज़्यादा हीट कर रहे हो तो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे आगे जो एक्सपेरिमेंट्स हुए उनके हिसाब से ये चीज़। फिर बाय एक्सपोजिंग द मेटल सर्फेसिस टू हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशन सच एज एक्सरेज या अल्ट्रावायलेट रेज, तब भी हो सकते हैं। उसके अलावा बाय रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ बीटा रेज।
Thus, it may be concluded that electrons are an essential constituent of all atoms. बिल्कुल फंडामेंटल पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अब हमने इलेक्ट्रॉन के बारे में भाई पूरी पीएचडी कर ली है, ठीक है, कि इसको डिस्कवर कब किया था, थ्रू कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। चार्ज इतना है, मास इतना है, रेडियस इलेक्ट्रॉन का कितना है 10 to the power -15 सेंटीमीटर्स, सो स्मॉल, 10 to the power -15 सेंटीमीटर्स। एंड चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, अभी हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स में क्या पढ़ा था, मोल पढ़ा था। तो उस 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होगा वो होगा -96500 कूलम्स, विच इज इक्वल टू 1 फराडे, ठीक है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चंस आते हैं। इस पूरे सेक्शंस में से अगर कोई आपका क्वेश्चन बनेगा न्यूमेरिकल टाइप तो इस पर बन सकता है। न्यूमेरिकल टाइप की बात करिए, कॉन्सेप्चुअल की नहीं, मतलब आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चंस तो कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट से पूछ सकते हैं, लेकिन जैसे यहाँ पर न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन की जब बात आती है तो वो इस कॉन्सेप्ट से निकलकर बन सकता है, ठीक है, कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स पर कितना चार्ज होगा, इस तरह से, ठीक है, क्लियर है। चलो, तो इलेक्ट्रॉन्स के बारे में भाई सभी कुछ जान लिया है। आई होप आप लोगों ने बहुत एंजॉय किया होगा, क्योंकि मुझे तो पढ़ाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। आई होप आप लोगों को पढ़ने में भी उतना ही मज़ा आया होगा, ठीक है। चलिए, अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे आगे जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं उनकी डिस्कवरी कैसे हुई थी और आगे के कुछ कॉन्सेप्ट्स। चलो, आज के लिए इतना ही, आराम करो तुम लोग, और किसी भी तरह का कोई भी लेक्चर आपको देखना है, रिवीजन करना है, सिंपली magnetbrains.com पर जाएंगे, गूगल पर टाइप करेंगे और अपना डिजायर्ड कोर्स चूज कर लेंगे, है ना। मैग्नेट ब्रेन्स पर एक रेंज ऑफ कोर्सेज अवेलेबल हैं, चाहे आपकी वो स्कूल लेवल की प्रेपरेशन हो या फिर कॉम्पिटिटिव लेवल की प्रेपरेशन हो, सभी कुछ अवेलेबल है बेटा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। 100% फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है मैग्नेट ब्रेन्स, ठीक है। तो अपना डिजायर्ड कोर्स चूज करो और देखो बढ़िया वीडियोस, तैयारी करो अपने एग्जाम्स की। वॉच नाउ पर टैप करोगे तो आपके सामने विंडो ओपन हो जाएगा, जो भी देखना है आपको, ठीक है। आपको फिजिक्स देखना है, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जो भी देखना है, इस तरह की विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी, जिसमें जितना भी कुछ अभी तक पढ़ लिया है ना, जैसे कि आपके टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन वीडियोस हो गए या फिर डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हो गए, इनके पीडीएफ एंड सॉल्यूशंस, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज हो गए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो गए, ये सारी चीज़ें आपको सिंगल विंडो में मिल जाएंगी, ठीक है। तो वॉच नाउ पर टैप करो, सिंपली जैसे देख लो, यहाँ पर ही आपको दिख जाएगा लेक्चर्स अवेलेबल हैं, साथ ही साथ डीपीपी शीट भी अवेलेबल है, फिर इनके सोल्यूशन वीडियोस भी आपको यहीं पर मिल जाएंगे, ठीक है। तो सिंपली वॉच नाउ पर टैप करेंगे और इस तरह से आपका लेक्चर स्टार्ट हो जाएगा। बढ़िया पढ़ना और अपने फ्रेंड्स को भी बताओ, रिलेटिव्स को भी बताओ कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है सारी चीज़ें, आपसे किसी भी तरह का कोई सब्सक्रिप्शन नहीं लिया जा रहा है ना, कोई भी नॉमिनल चार्ज भी पे करने के लिए नहीं बोला जा रहा है। सारी ही वीडियो, सारा कंटेंट आप बिल्कुल फ्री में एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो दिस इज द पावर ऑफ मैग्नेट ब्रेन्स की हर स्टूडेंट का हक है भाई पढ़ाई करने का, अपनी मंजिलों तक पहुंचने का, तो हम वो सपना पूरा कर सकें, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है, ठीक है। चलो, तो आज के लिए फिर इतना ही, लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे, बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।